जो सोडियम और सोडियम प्लस में है, तो सोडियम जो है वो सोडियम प्लस से साइज में बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि जैसे ही आप Ng नोबेल गैस और बाहर का NH1 रिमूव करते हो तो आउटर मोस्ट शेल, जैसे ये सोडियम है, ये पूरा के पूरा आउटर मोस्ट शेल का पूरा के पूरा रिमूवल हो गया। और जैसे रिमूवल हुआ साइज में सडन कॉन्ट्रैक्शन हो जाना है, साइज में सडन कॉन्ट्रैक्शन हो जाना है। इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, द एटम बिकम्स लार्जर, द मोनोवैलेंट आयन, जैसा कि मैंने आपको बताया है, M+ are smaller than the parent atom. The atomic and ionic radii of the alkali metals increases on moving down to the group. इसीलिए आगे जाकर आपको एक टेबल मिलती है, टेबल में बस फर्स्ट लिखें, फिर टॉप टू बॉटम लिखें, यहां साइज लिख दें नोट्स में, और ये अपवर्ड का एक एरो दे दें कि टॉप से बॉटम क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। बस इतनी सी बात है, और कुछ करना ही नहीं आपने इसके अंदर। उसके बाद हमारा डिस्कशन आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में हो रहा है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है जी? आपको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी, आपको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज लूजली होल्ड बाय द एटम है। तो अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको I1 बोलते हो, अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको I1 बोलते हो। The ionization enthalpy of alkali metals are considerably low, वो तो होना ही है, साइज लार्ज है। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लेस है, कम है। क्यों है जी? क्योंकि साइज इनके खुद के लार्ज है। जैसा कि आपको पता है साइज का आयोनाइजेशन एनर्जी से, साइज का आयोनाइजेशन एनर्जी से इनवर्स का रिलेशन है, साइज का आयोनाइजेशन एनर्जी से इनवर्स का रिलेशन है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जब आप टॉप से बॉटम की तरफ बढ़ेंगे, यहां IE लिखें, यहां टॉप टू बॉटम लिखें, टॉप टू बॉटम लिखें, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट है, टॉप टू बॉटम लिखें, वहां से जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वहां डाउनवर्ड का एरो लिख दें, वहां से डाउनवर्ड का एरो लिखते हैं। तो लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। और लास्ट में आते थे सीजियम, फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है, उसके बारे में अगर मैं बोर्ड पे मेंशन नहीं करता हूं तो लिथियम लार्जेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का विदाउट एनी रैंडमनेस होएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ एल्कली मेटल्स आर कंसिडरेबली लो, साइज लार्ज है, एंड डिक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप, जैसा बोर्ड पे लिखा हुआ है, फ्रॉम लिथियम टू सीजियम बोर्ड पे लिखा हुआ है। दिस इज बिकॉज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग साइज, रीजन बता रहा है आपसे ना, वो क्या कह रहा है, दिस इज बिकॉज, रीजन बता रहा है, रीजन मैंने बोर्ड पे लिखा है वैसे, ऑन इंक्रीजिंग द साइज आउटवेज द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। तो डोमिनेंट फैक्टर कौन सा हुआ, डोमिनेंट फैक्टर कौन सा हुआ, जो डोमिनेंट फैक्टर हुआ वो हुआ साइज का इंक्रीज, डोमिनेंट कर गया, ओवरवे कर गया, किस पर ओवरवे कर गया, ENC पर ओवरवे कर गया, और साइज इंक्रीज करने से आयोनाइजेशन एनर्जी तो घटनी थी, क्लियर है। एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेल स्क्रीन्ड फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस है, अंदर के शेल्स है। आप जानते हैं कि इन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में है क्या लगता है जी, स्क्रीनिंग इफेक्ट, क्या लगता है जी, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से अच्छी तरह से स्क्रीन्ड हो गया, बड़ा साइज, तो इसका मतलब शेल तो बीच में आएंगे। अब यहां से जितनी दूर जाएंगे उतने बीच में कंट्री या शहर या गांव आते चले जाएंगे। तो जितने दूर जाओगे उतने विलेजेस या सिटीज या कंट्रीज आएंगी। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अच्छी खासी स्क्रीनिंग हो गई है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की, दैट्स वाई इसका रिमूवल आसान हो गया है। अब PMT में आया हुआ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टॉपिक है आपके पास 10.1.4 हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एनर्जी। देखो हाइड्रेशन एनर्जी पे मैं इतना लिखता हूं, डेल्टा H हाइड्रेशन लिखकर हर टाइप की एनर्जी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जनरल सा हिंट है जिसको देख के आप काम कर सकते हैं। तो जब आप लिथियम प्लस की बात करें, फिर आप सोडियम प्लस की बात करें, फिर आप इसके बाद पोटेशियम प्लस की बात करें, फिर आप रुबिडियम 37 नंबर, सीजियम 55 नंबर, एंड देन आपका लास्ट
फ्रेंशियम, जिसकी बात मैं नाम नहीं लिख रहा उसका। तो जितना छोटा साइज होगा लिथियम छोटे साइज का है, क्लियर। चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लस बढ़ जाएगी, तो अगर हमारा चार्ज डेंसिटी बढ़ गई, साइज छोटा हो गया, ये बढ़ गई और ये छोटा हो गया, तो इससे हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम सबसे ज्यादा आने वाली है, सबसे ज्यादा आने वाली है। तो एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ ले। द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल आयंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द साइज, तो ठीक है, डिक्रीज कर रहा है। हाइड्रेशन एंथैल्पी डेल्टा एच हाइड्रेशन क्या कर रही है जी, डिक्रीज कर रही है। डेल्टा एच हाइड्रेशन क्या कर रही है जी, डिक्रीज कर रही है। डेल्टा एच हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल आयन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द साइज, तो साइज बढ़ने से घटती जा रही है, पहली बात लिख दिया गया। लिथियम प्लस हैज मैक्सिमम डिग्री, इसका मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन है। एंड फॉर दिस रीजन लिथियम सोल्ट्स, अब मैं आपको बता दूं, कभी भी आपको NaCl डॉट वाटर नहीं मिलेगा, नेवर। तो KCl का और रुबिडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड का तो मतलब ही नहीं है। तो लिथियम क्लोराइड डॉट टू वाटर एक सिंगल हेलाइड है, द सिंगल मोस्ट हेलाइड ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट विच फॉर्म द हाइड्रेटेड सोल्ट, द सिंगल मोस्ट दैट इज अ लिथियम क्लोराइड, जो हाइड्रेटेड फॉर्म में टिकता है, LaCl। तो इसके तो हमारे लालू जी चाहिए, लो जी LaCl, लालू जी ने इसको हाईलाइट कर दिया, द सिंगल मोस्ट मेटल हेलाइड जो मुझे हाइड्रेटेड फॉर्म में दिखता है, LaCl डॉट टू वाटर। तो उसके बाद फिर हमारी एनसीईआरटी किस पर आ गई है, कहती है जब फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करो, जनरल बातों में साइज 10 सेकेंड लगाऊं, साइज बढ़ा, आयोनाइजेशन जी कम हुई, कोई एक्सेप्शन केस नहीं था, क्या ये बहुत अच्छी मेटल है, हाँ है। क्या इनका अपने अपने पीरियड में साइज सबसे बड़ा, हाँ है। इतनी बात लिखी हुई थी आपके पास। हाइड्रेशन एंथैल्पी लिथियम प्लस की मैक्सिमम है, क्योंकि साइज इसका सबसे छोटा है, और जितना छोटा साइज होगा उतना हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होएगी, ज्यादा होएगी, उतना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल न्यूक्लियस ऑफ द CMI, न्यूक्लियस ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, LiCl में लिथियम छोटा है, वो ज्यादा से ज्यादा पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि छोटा है। न्यूक्लियस हैवी है, न्यूक्लियस उसका डोमिनेट कर रहा है, न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ बुला रहा है, वही हरकतें यहां हो रही हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में चलते हैं जी, बिना इधर उधर की बात किए हुए। लो जी, पहली बात, ऑल द एल्कली मेटल्स आर सिल्वरी वाइट, तो अच्छी बात है जी, सिल्वरी वाइट। ऑल द एल्कली मेटल्स आर सिल्वरी वाइट, सॉफ्ट एंड लाइट, सॉफ्ट तो हो नहीं है, साइज में बड़े हैं, मेटलिक बॉन्डिंग कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाती है, सॉफ्ट है। इसके अलावा इन्होंने क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, लाइट मेटल्स हैं, और रीजन क्या लिखा है भाई, असर्शन, रीजन का रीजन क्या, ये असर्शन है, दीज आर वाइट, सॉफ्ट एंड लाइट मेटल्स। रीजन क्या लिखा है, लार्ज साइज। और मैं कह रहा हूं भाई साहब ये काटने को मिल गया सिल्वरी वाइट के अलावा, तो आप इस बात के लिए तैयार रहिएगा कि ये सॉफ्ट भी हैं और लाइट मेटल्स भी हैं। क्यों, साइज में बड़े हैं, उससे क्या होगा, अच्छी पैकिंग नहीं आ पाएगी, तो क्या होगा, ये नेचर वाइज सॉफ्ट हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे, और साइज बड़ा होना इसकी सबसे बड़ी वजह है, नोट्स बनाते रहिएगा साथ साथ में, 2.5 घंटे से ऊपर लेक्चर नहीं जाएगा। तो मैं पहले लेक्चर को दूसरे से मर्ज करूंगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग के ड्यूरिंग कोई ना ब्लूटूथ आसपास में होगा, वो एक पेयरिंग की रिक्वेस्ट आई थी, तो वीडियो अपने आप बंद हो गया, फिर भी मैं इसको मर्ज करके दूंगा आपको, क्लियर, नहीं तो एक पार्ट 1 आ जाएगा, फिर दूसरा कंटिन्यू हो जाएगा। These elements have the low density which increases, लो जी यहीं से बात चले नंबर 2, ये लो डेंसिटी के एलिमेंट्स हैं भाई साहब। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है इनका, ज्यादा है, तो डेंसिटी क्या होएगी, कम होएगी। These elements have low density with increase down to the group lithium to CGM। जनरल बात की है इसने, जनरल ट्रेंड की बात की है कि ये टॉप से बॉटम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कुछ एक्सेप्शन भी है, हमारे लालू जी आएंगे, वो नाक हमारी कटाएगा Na की, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो हमारी नाक कट गई है। वैसे तो यहां बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहां घट गया, बाकी ट्रेंड नॉर्मल है। तो डेंसिटी में हमारी नाक Na के ने कटाई है, वो आगे आई जाएगा। पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम, पोटेशियम की डेंसिटी लालू जी चाहिए हमें, पोटेशियम की डेंसिटी वाइज नाक किसने घटाई, के ने। पोटेशियम हैज द
लो डेंसिटी लेस डेंसिटी, और इसके पीछे कहीं ना कहीं एनसीईआरटी की कारण नहीं लिखती है, तो मुझे इसका जवाब डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम में मिलता है। यहां एक्सेप्शनली इंक्रीज इन साइज है, एक्सेप्शनली इंक्रीज। जब एक एक वैल्यू को चेक करते हैं तो सोडियम से पोटेशियम की तरफ बढ़ते हुए एक्सेप्शनल इंक्रीज इन साइज है। दैट्स वाई डेंसिटी क्या हो गई है पोटेशियम की, सोडियम से कम, और नाक कट गई डेंसिटी की। द एमपी एंड बीपी ऑफ द एल्कलीज मेटल आर लो, इंडिकेटेड वीक मेटेलिक बॉन्डिंग। तो लो जी, एमपी बीपी इनके लो है, कारण तो बता दो। बिल्कुल सिंपल रीजन है, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग। वीक मेटेलिक बॉन्डिंग और लो इंडिकेटिंग वीक मेटेलिक बॉन्डिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली सिंगल। और आप अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ चुके हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है जितने यूपीज होंगे, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतना मेटेलिक बॉन्डिंग को स्ट्रेंथ मिलेगी। उसने कहा जी इसके एमपीबीपी कम क्यों, एमपीबीपी कम क्यों, एमपीबीपी कम क्यों है? तो भाई सिंपल सी बात है, एमपीबीपी कम होने के पीछे सबसे बड़ी वजह, एमपीबीपी कम होने के पीछे सबसे बड़ी वजह, एमपीबीपी कम होने के पीछे सबसे बड़ी वजह वीक मेटेलिक बॉन्ड। और वीक मेटेलिक बॉन्ड होने की सबसे बड़ी वजह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की कमी। वह एक ही है सिर्फ, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं आपके लिए। तो मैंने लिख दिया कि एमपीबीपी इनके कम है क्योंकि मेटेलिक बॉन्डिंग वीक है। इसको आप लो लिख दें, कम लिख दें, इसको भी कम लिख दें, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को भी कम लिख दें। सभी कुछ कम कम है, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगली बात क्या लिखता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, एल्कली मेटल एंड देयर सॉल्ट इंपार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ये हमारे पास फोर्थ नंबर है, या फर्स्ट लिख दिया गया एल्कली मेटल और उनके सोल्ट्स, एल्की मेटल्स, फर्स्ट मेटल्स एंड फर्स्ट मेटल सोल्ट्स ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर कलर में इंपार्ट करते हैं, कलर में पार्टिसिपेट करते हैं। तभी तो जो हमारे दिवाली के आसपास क्रैकर्स आते हैं ना, उसका कॉम्पोजिशन चेक करो या गूगल सर्च करके देखना, तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि इनके अंदर ये सोडियम पोटेशियम इनके सोल्ट्स मिलते हैं। दिस इज बिकॉज द हीट फ्रॉम द फ्लेम एक्साइट्स द आउटरमोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन टू द हायर एनर्जी लेवल। आपने मेरे साथ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी, डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा, वहां आपने सीखा ये NS1 इलेक्ट्रॉन को फ्लेम क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल्स पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप कर जाएगा फ्लेम की हीट से। तो जब हायर एनर्जी लेवल पे फ्लेम की हेल्प से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो जब वो वापिस आता है ना, तो उस टाइम एक पर्टिकुलर कलर में अपीयरेंस देता है। दिस इज बिकॉज द हीट फ्रॉम द फ्लेम एक्साइट्स द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन टू अ हायर एनर्जी लेवल। व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कम्स बैक टू द ग्राउंड स्टेट, जब ये भाई साहब अपने घर लौटेंगे वापस, जब ये हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन वापस अपने घर लौटेगा, ग्राउंड स्टेट है ये वाली, ग्राउंड स्टेट है, तो उस टाइम कुछ पर्टिकुलर वेव्स का, पर्टिकुलर एनर्जी का इमिशन करेगा। तो यहां जो एनर्जी वापस जाने में इमिट कर रहा है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से एसोसिएटेड होगी विजिबल रीजन में, और वो कलर हमें दिखा रखे हैं इन्होंने, वो कलर मैं आपके सामने लिख देता हूं। तो फ्लेम कलरेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, तो मैंने लिखा लिथियम। वैसे आप अगर इसको ढंग से याद करना चाहें तो एक तरीका याद कर लें, मैं बोलता हूं बच्चों को, जस्ट अपोजिट ऑफ द VIB GYUR। अपोजिट कैसी जी, हमारे लालू जी आएंगे, रेड, लिथियम का क्रिम्सन रेड है, सोडियम येलो, सोडियम का येलो, अपोजिट अपोजिट चल रहा है। पोटेशियम वॉयलेट कलर में आ गया, रुबिडियम रेड वॉयलेट मतलब उसी एरिया में है, सीजियम ब्लू उसी एरिया में। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, हर मेटल का अपना अपना इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली हम जाएंगे, अगर रेड दिखेगा, येलो दिखेगा, वॉयलेट दिखेगा, रेड येलो एंड देन वॉयलेट, पहले एक छोड़ा फिर तीन छोड़कर रेड येलो वॉयलेट, फिर आरबी याद कर लेना, रेड ब्लू रेड वॉयलेट, और फिर बाद में ब्लू याद कर लेना। तो जस्ट ऑपोजिट ऑफ द VIB GYUR, जस्ट ऑपोजिट ऑफ द VIB GYUR। तो कुल मिलाकर अगर पेपर में क्वेश्चन पूछता है क्या सारे के सारे मेटल कलर में, फ्लेम कलरेशन में इंपार्ट करते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ जी, सारे के सारे मेटल कलर में इंपार्ट करते हैं, सारे के सारे मेटल कलर में इंपार्ट करते हैं। वो आपके पास है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। 678 या 670.8 नैनोमीटर इसका उसने वेवलेंथ लिखा, और रेड का वेवलेंथ आपको पता है सबसे ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी इन्होंने रेड वॉयलेट के मिक्सचर को 780 दिया हुआ है।
वॉयलेट को, जबकि जो यहाँ पड़ा हुआ है 765 है। तो ये किस हिसाब से है, एनसीईआरटी के बारे में यहाँ मैं इंफॉर्मेशन और कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप इतना याद रखें कि सारे के सारे फर्स्ट डे फ्लेम कलरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। और उल्टा वीआईबी जीवाईओआर का जस्ट अपोजिट आपको कलर अपीयरेंस दिखानी है, बिल्कुल अपोजिट कलर अपीयरेंस दिखानी है, तो आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। एल्कली मेटल कैन देयरफॉर बी डिटेक्टेड बाय रिस्पेक्टिव फ्लेम। कुल मिलाकर लेबोरेटरी में जाए और एलिमेंट को पहचानना हो तो कह रहा है जी अगर हम डिटेक्ट करना चाहें तो रिस्पेक्टिव फ्लेम टेस्ट से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि एलिमेंट्री, जो कि हमारा प्राइमरी टेस्ट होता है लेबोरेटरी के अंदर। एंड कैन बी डिटरमाइंड बाय फ्लेम फोटोमेट्री और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड कैन बी डिटरमाइंड बाय, तो 3 नाम लिखे उसने। फ्लेम से भी आप इसको पहचान सकते हो, फ्लेम के कलर से। अगर फर्स्ट डे सेकेंड डे वाले एलिमेंट्स को पहचानना है तो आप पहली बात डिटेक्शन की बात कर रहे हो, आप सीआईडी टीम में चले गए हो तो फर्स्ट डे एलिमेंट को पहचानना हो तो पहला तरीका फ्लेम कलरेशन से पहचान लो। दूसरा इन्होंने लिखा फ्लेम फोटोमेट्री, सेम ही बात हो गई है। फ्लेम फोटोमेट्री, फ्लेम का कलर, फ्लेम फोटोमेट्री हो गई है। एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आप मेरे साथ पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, जो मेरे साथ आप पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, वहां एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का डिस्कशन है। क्लियर ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी का डिस्कशन है। दीज एलिमेंट व्हेन इरेडिएटेड विद लाइट, द लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, जब इन मेटल्स को, अब सीधे सीधे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आ गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होगा, लिथियम सोडियम को अगर हम छोड़ दें तो पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, जब आप अपने फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हो, मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हो, तो आपको कहा जाता है जब इसको लाइट से इरेडिएट करवाएंगे पोटेशियम रुबिडियम सीजियम को, तो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब मे बी सफिशिएंट टू मेक एन इलेक्ट्रॉन टू लूज वन इलेक्ट्रॉन। तो यहां इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करना है। तो सीधा सीधा मेरी केमिस्ट्री में एस ब्लॉक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देते हैं फर्स्ट डे में, तो आपका आंसर है पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंचियम, तो रिडक्टिव हो गया। दिस प्रॉपर्टी मेक सीजियम एंड पोटेशियम यूजफुल एज इलेक्ट्रोड्स इन द फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। तो इन्होंने जो नाम लिखे हैं वो पोटेशियम लिखा है और सीजियम लिखा है, तो रुबिडियम तो बाय डिफॉल्ट इसमें इंक्लूड हो ही गया। इन दोनों को हम लोग फोटो वोल्टिक सेल बनाने में यूज करते हैं, फोटो वोल्टिक सेल बनाने में यूज करते हैं। ठीक होगी बात। उसके बाद जब आप एनसीईआरटी लेके बैठोगे तो वहां एक टेबल है, जब आप एनसीईआरटी लेके बैठोगे तो वहां एक टेबल है, उस टेबल को मैं सीधे सीधे जो बताकर आया हूं उससे चले हम लोग। तो उसने कहा जी एटॉमिक नंबर, जैसा कि मैं आपको पी ब्लॉक में करवाता था, एटॉमिक नंबर टॉप से बॉटम बढ़ रहा है। ठीक होगी बात। एटॉमिक मास, जिसको मैं ए से लिखता हूं, टॉप से बॉटम बढ़ रहा है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, जिसको मैं 2-3 बार लिख चुका हूं तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा, उसको आप काट सकते हो फाइनल राउंड में। आयोनाइजेशन एंथैल्पी टॉप से बॉटम डिक्रीज कर रही है, कोई एक्सेप्शन बिल्कुल नहीं है जी। उसके बाद मेरे पास है हाइड्रेशन एंथैल्पी टॉप से बॉटम बढ़ रही है, घट रही है, सॉरी मेरी गलती, घट रही है, क्योंकि लिथियम प्लस जो है छोटे साइज का, तो मैक्सिमम होएगी उसकी वैल्यू 520 के आसपास, 506 के आसपास दे रखी है, -506 फॉर द लिथियम प्लस। ठीक होगी बात। उसके बाद उसने कहा जी मेटेलिक रेडियस टॉप से बॉटम बढ़ रही है। उसके बाद आयनिक रेडियस टॉप से बॉटम बढ़ रही है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। एमपीबीपी, वैसे मैं इनके एमपीबीपी के फेवर में कभी होता नहीं हूं, लेकिन फिर भी अगर हम चेक करें 454, 370, 333 टॉप से बॉटम घट रहा है। बीपी की बात करूं 1615, 1156, 1039, तो एक अच्छी बात है कि सारे के सारे घट रहे हैं, क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा है, पैकिंग वीक होती जा रही है। नेक्स्ट डेंसिटी में मैंने बताया था आपको, नाक कटी हुई है। टॉप से बॉटम बढ़ते बढ़ते जो मेरे पास एक्सेप्शनल केस है, जो मेरे पास एक्सेप्शनल केस है वो नाक कटवाई इसने, एनए के ने। ठीक होगी बात। आगे बढ़ते हैं जी। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे जरूर मैं कमेंट करूंगा, क्योंकि मैंने इसका एक कोड बनाया हुआ है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे मैं कमेंट करता हूं फोटोमेट्री की हेल्प से, स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से। अब फर्स्ट वालों को पहचान सकते हो, सारे के सारे फ्लेम कलरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं।
तो नेक्स्ट उसने लिखा जी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SRPs। इनके जो SRPs हैं सारे के सारे नेगेटिव है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं कोड बच्चों को बताता हूं, ले रब से कहना, ले रब से कहना, ले रब से कहना। नेगेटिव वैल्यू हाईएस्ट लिथियम के SRP की है। अगर आप इसको SOP लिख दोगे तो फिर नेगेटिव पॉजिटिव लिखने की नीड नहीं है, बाय डिफॉल्ट ही लिथियम न्यूमेरिक वैल्यू में सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो लिथियम वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। तो लिथियम का -3.04 है, वैल्यू में बोल नहीं रहा हूं, सिंपल आपको बता रहा हूं। ले रब से कहना का कोड याद कर ले, हमारे यहां लालू जी काम आएंगे। ले रब से कहना, ले रब से कहना, ले रब से कहना, ले रब से कहना, ले रब से कहना वाला कोड याद कर लोगे तो रिड्यूसिंग पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको इजीली याद हो जाएगा। ले रब से कहना का एक ऑर्डर याद हो जाएगा। तो क्विकली एक फास्ट रिवीजन कर ले। एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, एटॉमिक मास इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन NS1, आयोनाइजेशन डिक्रीजेस, हाइड्रोजन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, मेटिक रेडियस इंक्रीजेस, आयनिक रेडियस इंक्रीजेस, MPBP टॉप टू बॉटम विदाउट एट एक्सेप्शन डिक्रीजेस। डेंसिटी की बात करें, नाक ने नाक कटवाई, एन के ने नाक कटाई, एन का ज्यादा हो गया, अदरवाइज तो टॉप से बॉटम बढ़ ही रहा था। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमारा ले रब से कहना का कोड लग गया है, ले रब से कहना का कोड लग गया है। इतनी बात अगर आपको समझ में आती है तो अब हम इसमें आगे जा सकते हैं, जिसमें एनसीईआरटी 10.1.6 10.1.6 केमिकल रिएक्टिविटी की बात करती है, केमिकल रिएक्टिविटी की बात करती है। तो चलिए केमिकल रिएक्टिविटी शुरू करते हैं जी। हाँ जी, तो हम देख रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो काम बड़ा आसान है, थोड़ा सा समझ के रखिएगा। जब भी कभी आपको केमिकल रिएक्टिविटी लिखनी हो ना, तो आप एयर के सारे कंपोनेंट्स लिख दिया करो। एयर के कंपोनेंट्स में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर है और CO2 है। ये सारे कंपोनेंट्स लिख दिया करो जो जनरली मिलते हैं। तो हमसे कहा गया ये हाईली रिएक्टिव है, मैंने कहा हो नहीं थे वो, तो एक तो लार्ज साइज है, दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। उससे क्या होगा, अभी इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट होगा ना, जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। चलो एक बात हो गई। फिर मुझे इनको एयर से रिएक्शन करवाना है, तो एयर में फंसने वाले एयर की प्रेजेंस में टार्निश हो जाते हैं, मट मैले हो जाते हैं, पड़े पड़े इन पे एक लेयर बन जाती है। कहते जी किसकी लेयर बन जाती है, मैंने कहा जी वो बनती है ऑक्साइड की। फर्स्ट एयर के साथ टार्निश हो गए ड्यू टू ऑक्साइड फॉर्मेशन। अगर कोई असर्शन रीजन ट्रू फॉल्स आता है तो आप कह सकते हैं फर्स्ट इन एयर टार्निश हो गए ड्यू टू ऑक्साइड फॉर्मेशन। हाँ, वो जो ऑक्साइड है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके फिर वो MOH मेटल के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और फर्स्ट वालों को अगर हम बर्न करें तो विगरसली बर्न करते हैं, यहां से भी ऑक्साइड बनाएंगे। फिर उन्हें डिफरेंशिएट करना शुरू किया कि जो लिथियम है वो सिंपल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो इसकी बड़ी सिंपल सी बात है, इसको अगर एक ट्रिक से सीखना हो, स्मॉल विद स्मॉल, लार्ज विद लार्ज स्टेबल बनता है। स्मॉल कैटायन विद स्मॉल एनायन, लार्ज कैटायन विद लार्ज एनायन स्टेबल बनता है। तो जब आप एक सिंपल ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, एक आप पेरोक्साइड की बात कर रहे हैं, एक आप सुपर ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, O2-, ठीक है जी। तो जितने बड़े हमारे पास कैटायन हुए उतने बड़े एनायन के साथ वो स्टेबल हुआ। लेकिन इसका लॉजिक ये है कि लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, वहां ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। जब सोडियम की आप आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो इसका एक बॉन्ड ब्रेक होगा, जबकि पोटेशियम रुबिडियम सीजियम की प्रेजेंस में बॉन्ड ब्रेक होने की हालत नहीं होगी। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वही एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये डिफरेंस जब आप समझ जाएंगे तो आपको फिर समझ में आएगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम टेंडेंसी टू फॉर्म सुपर ऑक्साइड इज इंक्रीजेस इन द फर्स्ट मेंबर्स। और 2022 में 2022 में जो क्वेश्चन यहां पढ़ा हुआ है 10.1 प्रॉब्लम 10.1, ये हमसे पूछेगी व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम इन KO2 में +1। और मैं तो बोलता हूं बच्चों को रेडॉक्स चैप्टर कराते हुए विदाउट एनी एक्सेप्शनल केस, बिना किसी एक्सेप्शनल केस के, विदाउट एनी एक्सेप्शनल केस, बिना किसी एक्सेप्शनल केस के, जो तुम्हारे फर्स्ट वाले हैं
उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होएगा। कुछ भी कर ले, Na2O सोडियम +1, KO2 K2O2 कुछ भी लिख दे, KCl NaCl, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम विद लिथियम, अपना ऑक्सीडेशन नंबर विदाउट एनी एक्सेप्शन +1 शो करते रहेंगे। ये 10.1 प्रॉब्लम नीट 2022 में लिखी गई। कुल मिलाकर मैं आगे बढ़ रहा हूं, लिथियम कुछ अलग से बिहेवियर शो कर रहा है। जब एयर में वो नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा, ऑक्साइड तो सिंपल बना रहा है, यहां नाइट्रोजन से नाइट्राइड बनाता है। बाकी फर्स्ट का कोई भी मेंबर नाइट्राइड का फॉर्मेशन नहीं करता है, ये बनाता है जी Li3N2। बाकी कोई भी मेंबर, कारण है लिथियम का साइज छोटा है, फिर क्या हुआ, आयोनाइजेशन एनर्जी है ये, फिर क्या हुआ, N का ट्रिपल बॉन्ड पे कैंची चल गई, N के ट्रिपल बॉन्ड पे कैंची चल गई, तो इससे फिर हम नाइट्राइड बनाने में कैपेबल हो पाए। फर्स्ट का बाई कोई भी मेंबर, फर्स्ट का बाकी कोई भी मेंबर हमें नाइट्राइड बना के नहीं दे रहा है। फिर एनसीईआरटी लिखती है कि इनकी रिएक्टिविटी की वजह से, फर्स्ट वालों की रिएक्टिविटी की वजह से हम इसको एक इनर्ट सोलवेंट केरोसिन में प्रिजर्व कर लेते हैं, जिससे ये एयर और वाटर से रिएक्ट ना कर पाए, एयर और वाटर से रिएक्ट ना कर पाए। बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर एंड वाटर, एल्कली मेटल्स आर नॉर्मली केप्ट इन द केरोसिन ऑयल। ये हमारे पास लाइनें थी। अब पानी से रिएक्टिविटी की बात चलेगी, वो कर लेते हैं जी आपसे। लो जी, पानी से रिएक्टिविटी में हुआ क्या, जो हमारा फर्स्ट के मेटल्स हैं वो पानी से रिएक्ट करके MOH बना रहे हैं, जैसे पिछले बोर्ड पे भी था आपके पास। द एल्कली मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म द हाइड्रोक्साइड, और साथ में हमारे हाइड्रोजन निकल आई। ये जब हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ते हैं तब भी मैं आपको बताता हूं कि उन मेटल्स जिनका की नेगेटिव नोट है, दे कैन रिलीजेस द हाइड्रोजन फ्रॉम water or the dilute acids. It may be noted that, क्या नोट करने वाली बात है कि जो लिथियम की रिएक्टिविटी है, लो जी स्टार लग गया, लिथियम की पानी के साथ जो रिएक्शन है वो स्लो रेट से हो रही है, जबकि जो सोडियम है वो पानी के साथ कंपेरेटिवली फास्ट रिएक्ट कर रहा है। लाइनें सुनो, इट मे बी नोटेड दैट ऑल्दो लिथियम हैज मोस्ट नेगेटिव नोट, ठीक है जी, its reaction with water is less vigorous than that of sodium, which has the least, वो आपको याद है, ले रब से कहना, एक किनारा ये है दूसरा किनारा ये है, ले रब से कहना, तो लाइनें बहुत अच्छी हैं, एक इधर का किनारा है, इधर का किनारा है, तभी तो बात कर रहा है, नहीं तो बात करने की नीड क्या थी। इनोट वैल्यू अमंग द एल्कली मेटल्स में ये मोस्ट नेगेटिव, ये लीस्ट नेगेटिव, ले रब से कहना का कोड याद है। दिस बिहेवियर ऑफ लिथियम इज एट्रीब्यूटेड, भाई कारण बताओ, ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो कि आप लेस रिएक्टिव हो रहे हो, स्लो रेट से रिएक्ट कर रहे हो। दिस बिहेवियर ऑफ लिथियम इज एट्रीब्यूटेड टू इट्स स्मॉल साइज, बिल्कुल ठीक है जी, छोटा साइज है इलेक्ट्रॉन निकालने मुश्किल हो जाएंगे, छोटा साइज है इलेक्ट्रॉन निकालने मुश्किल हो जाएंगे, एंड वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी। इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है मैंने आपको बताया था कि वो वेरी हाई है, ठीक है जी। पानी से घिर गया तो रिएक्ट नहीं करा, पानी से सराउंड हो गया तो रिएक्ट नहीं करा। अदर मेटल्स ऑफ दिस ग्रुप रिएक्ट एक्सप्लोजिवली विद वाटर, एक्सप्लोजिवली विद वाटर। लिथियम पानी में डाल दोगे धीरे धीरे हाइड्रोजन निकलती रहेगी, सोडियम थोड़ा दूर हटके खड़ा होना पड़ेगा, पोटेशियम धमाका होने वाला है, रुबिडियम सीजियम को तो बस सोच ही लो कि रिएक्शन हो रही है, तो एक्सप्लोजिवली रिएक्ट करते हैं। दे ऑल्सो रिएक्ट विद प्रोटॉन डोनर सच एज, तो अगर मैं इन फर्स्ट वालों की इथेनॉल से रिएक्शन करवाना चाहूं, चैप्टर का नाम एल्कोहल फिनोल ईथर है, आपको ये रिएक्शन मेरे बिना कहीं याद आ जानी चाहिए। यहां भी हाइड्रोजन रिलीज हुआ, इसके अलावा अमोनिया के साथ, वैसे इस चैप्टर में भी आ रही है वो, इनका रिएक्शन करवाया, अमाइड बन गया, हाइड्रोजन फिर रिलीज हुआ। इसके अलावा इसका रिएक्शन हमने एल्काइंस के साथ करवाया तो भी सेम हरकत होकर हाइड्रोजन रिलीज हुआ। तो दे ऑल्सो रिएक्ट विद प्रोटॉन डोनर सच एज एल्कोहल, गैसियस अमोनिया एंड एल्काइंस। तो एनसीईआरटी में अगर कोई इसका स्टेटमेंट देखकर वो बोल दे कि पानी से भी रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन डोनर, भाई ट्रिपल बॉन्ड वाला जो हमारा हाइड्रोकार्बन है हम इसको वेरी पुअरेस्ट एसिड मान के चलते हैं, तो जब उस पुअरेस्ट एसिड के साथ मेटल ने रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज कर दिया है तो अल्कोहल अमोनिया तो कंपैरेटिवली अप स्टेटस पे ही है ना, उनके साथ तो हाइड्रोजन निकलने के चांस रहेंगे, उनके साथ तो हाइड्रोजन निकलने के चांस प्रॉपरली रहेंगे, ठीक है जी। तो रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन में अब हम जाने वाले हैं। इसमें मोटी मोटी बात आपको समझ में आई, 30 सेकंड का एक रिवीजन कर दे।
पानी के साथ रिएक्शन करनी है, MOH बना, MOH बना, MOH बना, LiOH, KOH, NaOH, ये सब टॉप से बॉटम बेसिसिटी बढ़ रही है। लिथियम प्लस वाटर स्लो रेट है। क्यों स्लो रेट है भाई? तो इसने इसका रीजन बताया, एक तो छोटा साइज इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालने मुश्किल हो जाएंगे, दूसरा बताया कि ये पानी से घिर गया, रिएक्ट नहीं करा, इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा थी तो ये वाटर से सराउंड हो गया, रिएक्ट नहीं करा। तो ये इसका मेन कोज और मेन वजह है, अगर आप बात को एग्जैक्टली पकड़ पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं तो। ठीक है जी। देखो नेक्स्ट हमें लिख कर देता है थर्ड, पहले एयर के साथ थी, फिर पानी से हो गई, उसके बाद आपके पास है डाइहाइड्रोजन के साथ। उन्होंने कहा एल्कली मेटल रिएक्ट विद डाइहाइड्रोजन, या एम लिखा जी, या हाइड्रोजन लिखा जी। ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है अप्रोक्सीमेट 400 डिग्री पर, 673 केल्विन पर। लिथियम तो भाई साहब कुछ अलग ही टोन में रहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, और एनसीईआरटी की पहली लाइन ही ये वाली है। क्लियर है? नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, लिथियम बेरिलियम शरारती तो रहेंगे। टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड्स, MH बन गया जी। लिथियम हाई टेम्परेचर पे क्यों रिएक्ट कर रहा है भाई? सीधा सीधा सा जवाब है, साइज स्मॉल, आयनाइजेशन एनर्जी हाई है, दैट्स व्हाई रिएक्ट विद हाई टेम्परेचर और स्लो रेट। ऑल द एल्कली मेटल हाइड्राइड्स आर आयोनिक। अगर आपको याद आए तो आपने हाइड्रोजन चैप्टर में हाइड्राइड्स पढ़े, जब हाइड्रोजन चैप्टर में आपने हाइड्राइड्स पढ़े, जब आपने हाइड्रोजन चैप्टर में हाइड्राइड्स पढ़े, हाइड्रोजन चैप्टर में जब आपने हाइड्राइड्स पढ़े तो आपके दिमाग में एक बात गई, हाइड्रोजन चैप्टर में जब आपने हाइड्राइड्स पढ़े तो आपके दिमाग में एक बात गई, क्या कि लिथियम को छोड़ दें, बेरिलियम को छोड़ दें और मैग्नीशियम को छोड़ दें तो इनका जो नेचर है कैसा होएगा जी? आयनिक। एक स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, एक स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हाइड्राइड तो नहीं है लेकिन नेगेटिव नॉन मेटल जरूर है, तो इनके एमपीबीपी और आयनिक हैं, तो एमपीबीपी हाई होंगे। आयनिक का करेक्टर है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बोर्ड पे आपको दिख ही रहा है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन की बात कर रहा है वो। ये थर्ड रिएक्शन थी, पहली एयर से, दूसरी वाटर से, तीसरी हाइड्रोजन से, फोर्थ नंबर तक पहुंचते पहुंचते रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हेलोजन्स। अब हेलोजन के साथ रिएक्टिविटी की बात करता है, अब वो हेलोजन्स के साथ रिएक्टिविटी की बात कर रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा। द एल्कली मेटल रेडली रिएक्ट और विगरसली विद हेलोजन टू फॉर्म आयनिक हैलाइड्स। तो मैंने क्या किया, M लिख दिया, X2 लिख दिया, फिर मैंने 2 लिखकर MX कर दिया और फाइनली लिख दिया द एल्कली मेटल्स रेडली रिएक्ट। तो ये रिएक्शन का जो रेट है ये फास्ट है, आराम से, क्योंकि एक स्ट्रोंगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एक स्ट्रोंगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दोनों बिछड़े हुए भाई हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या बन जाएगा, रिएक्शन बड़ी फास्ट रेट से चलेगी, विगरसली चलेगी। द एल्कली मेटल्स रेडली रिएक्ट विगरसली विद, रेडली रिएक्ट विगरसली फास्ट विद द हेलोजन्स टू फॉर्म द आयोनिक हैलाइड्स। तो M प्लस X माइनस, तो नेचर आयनिक हुआ। एमपीबीपी की बात तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लिथियम हैलाइड्स आर समवट, बिल्कुल ठीक है जी, ऊपर भी लिख रहा था मैं आपसे। लिथियम प्लस हेलोजन, ये LiX बना, ये जो LiX बना, ये जो LiX बना, इस LiX का जो नेचर है वो कोवलेंट है। बच्चे कहेंगे सर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? तो मैं इसका सिंपल जवाब देता हूं, हमारे फजान सर को इनवाइट करो, फजान सर बोलेंगे जिसके केटायन छोटे हैं उनका एनायन को डिस्टोर्ट करने की पावर ज्यादा होगी, जिसको बोलते हो डिस्टोर्शन पावर। दैट्स वो नेचर में क्या बन जाएंगे, कोवलेंट। नेचर में क्या बन जाएंगे, कोवलेंट। इट इज बिकॉज ऑफ हाई पोलराइजेशन कैपेबिलिटी ऑफ लिथियम प्लस आयन, ठीक होगी बात। द डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन बाय द केटायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इसके लिए फजांस रूल की बात कर रहे हैं। लिथियम साइज में स्मॉल है, हाँ जी है, पोलराइजेशन पावर ज्यादा है। ये पार्ट अगर आपको आता हो तो आप उसको 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड स्किप कर सकते हैं। पोलराइजेशन पावर ज्यादा है। जब पोलराइजेशन पावर ज्यादा है तो इसके जो कंपाउंड्स होंगे वो एनायन के डिस्टोर्शन की वजह से, एनायन का डिस्टोर्शन ज्यादा होने की वजह से किस तरफ एंट्री कर लेंगे, कोवलेंट की तरफ। ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट था। एनसीईआरटी के एस ब्लॉक में भी लिखा हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ द हाई पोलराइजेशन कैपेबिलिटी ऑफ लिथियम प्लस आयन द डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन बाय द केटायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। द लिथियम प्लस आयन इज वेरी स्मॉल इन साइज एंड हैज हाई टेंडेंसी टू डिस्टोर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, अराउंड द नेगेटिव हैलाइड आयन। ठीक होगी बात। सिंस एनायन विद लार्ज साइज, अगर मुझे
LiF दे दे, LiCl दे दे, LiBr दे दे, LiI दे दे, सब में कैटायन सेम है, एनायन धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। तो अगर मुझसे कोवलेंट कैरेक्टर पूछ ले तो कोवलेंट कैरेक्टर लिथियम आयोडाइड में सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि एनायन इसी का मैक्सिमम डिस्टोर्ट होएगा। अमंग हैलाइड्स लिथियम आयोडाइड इज द मोस्ट कोवलेंट इन नेचर, ऐसा एनसीईआरटी लिख रहे हो और ऐसा ना भी लिखे तो हमें कोवलेंट जो केमिकल बॉन्डिंग है उसमें फजांस रूल से बात सारी समझ में आती है, बात सारी समझ में आती है। तो जब इस पैराग्राफ को आप पढ़ रहे होंगे एनसीईआरटी में, या फिर मेरे नोट्स को पढ़ रहे हो, या मेरे लेक्चर को सुन रहे हो, तो आप फाइनल नोट्स में इन सब चीजों को हटा सकते हो। आपको दो बातें समझनी थी कि MX हैलाइड का फॉर्मूला है, दूसरा लिथियम की हैलाइड कोवलेंट और क्यों कोवलेंट है। एनसीईआरटी अगर पूरा पैराग्राफ लिखकर इसका एक्सप्लेनेशन देती है तो आपको छोड़ो यार, पता ही है स्मॉल साइज है, हाई डिस्टोर्शन पावर है, एनायन का मैक्सिमम डिस्टोर्शन होगा तो उसके अंदर नेचर कैसा जाएगा, कोवलेंट जाता जाएगा। इतनी सी कहानी है बस। देखो रिड्यूसिंग नेचर पे अब हम बात कर रहे हैं। रिड्यूसिंग नेचर पे हम बात कर रहे हैं। द एल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। मैं आपको लिथियम ले रब से कहना का कोड बता चुका हूं, ये तीसरी बार हम बोर्ड पे लिख रहे हैं। रिड्यूसिंग का डिक्रीजिंग ऑर्डर, द एल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक हो गया। लिथियम बीइंग द मोस्ट एंड सोडियम इज द लीस्ट पावरफुल, ये भी बार बार आ रहा है। द ई नोट वैल्यूज, ये भी बोर्ड पे बार बार आ रही है। और ई नोट को अगर आप डिसाइड करना चाहते हो तो एक काम करें, मेटल लिखे सॉलिड फॉर्म में, ठीक है जी, फिर मेटल को गैस स्टेट में लेकर आए तो इसको बोलते हैं डेल्टा एच सब्लिमेशन। अब इसको अब आयोनाइज करवाएं HIS में, HIS का एक कोड है मेरे पास, HIS हाइड्रेशन आयोनाइजेशन सब्लिमेशन। तो डेल्टा एस ये डी ब्लॉक में बड़ा काम आएगा, आयोनाइजेशन। तो M को उसके मेटेलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, फिर मेटेलिक आयन में कन्वर्ट कर दिया, एंड फाइनली पानी जोड़कर M+ का हमने एक्वस फॉर्म बनाया। तो आप इस रास्ते से आए, लालू जी एक बार आए हमारे पास। लालू जी बोलते हैं कि A स्टेप, B स्टेप, C स्टेप, सीधे चले गए। एक तो ऐसे गए, एक डायरेक्ट मूव कर गए M सॉलिड से M एक्वस। तो जो तीन प्रोसेस में कन्वर्जन हुआ वही एक स्टेप में हो गया, तो वही ई नोट है और कुछ नहीं है। तो M से सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन, हाइड्रेशन विद द स्मॉल साइज ऑफ इट्स आयन। लिथियम का जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है ये ज्यादा थी, दैट्स वाई लिथियम का जो ई नोट है, लिथियम प्लस लिथियम -3.04 वोल्ट हुआ, -3.05 वोल्ट या 4 वोल्ट हुआ। तो लिथियम सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट इनमें रहेगा। ये मैंने ई नोट को डिटरमाइन करने का HIS मॉडल दिया है, हाइड्रेशन आयोनाइजेशन सब्लिमेशन, एंडो एंडो, और हाइड्रेशन इज ऑलवेज एक्सो, अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स मेरे साथ में पढ़ी हुई है तो, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन लिखता है 10.2, जिसको मैं रेडॉक्स चैप्टर से कनेक्ट करके देख सकता हूं। ई नोट ऑफ क्लोरीन टू क्लोराइड इज 1.36। मैं इसकी वैल्यूज लिख देता हूं जिससे आपको इजी हो जाएगा। चेक करो, ये ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SRPs, आपको कैसे पता चलता है SRP है, 0 से -1, 0 से रिडक्शन हो रहा है तो ये SRP होएगा। तो मैंने आपको बता रखा है जितना SRP आपके पास कम है उतनी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, उतनी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है। तो इसने रिड्यूसिंग एजेंट पूछा हुआ है, तो जब आपको रिड्यूसिंग बताना हो ना, रिड्यूसिंग, तो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर को उठाया करो, क्योंकि वो फिर इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होएगा ना। अगर आपने किसी को रिडक्टेंट बताना है, अगर आपने किसी को रिडक्टेंट बताना है तो जो गिवन है उसमें लोअर ऑक्सीडेशन नंबर को उठाया करो। तो क्लोराइड, आयोडाइड, Ag, सोडियम और लिथियम में से हमें अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट वही दिखेगा इसका SRP सबसे कम हो। तो लिथियम सर आ गए, देन सोडियम सर आ गए, देन उससे जो कम है वो मुझे दिखता है आयोडीन, लेकिन आयोडीन तो लिखूंगा नहीं, आयोडाइड लिखूंगा, फिर मैं सिल्वर लिखूंगा, फिर मैं क्लोराइड लिखूंगा। लिथियम Na-, AgCl-, ये 10.2 प्रॉब्लम है एनसीईआरटी की, उसका सॉल्यूशन है। तो एक बार फिर समरी अपने दिमाग में डाल लें, किसको मुझे क्या बोलना है, मुझे किसी को रिड्यूसिंग एजेंट बोलना है।
ओके किसको बोलना है जी रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट जिसका ई नोट कम हो, जिसका ई नोट कम हो, ई नोट कम मतलब एसआरपी कम हो, एसआरपी कम, एसआरपी कम, एसआरपी कम, तो मुझे वो मेटल रिड्यूसिंग बोलना है जिसका की लोअर ऑक्सीडेशन नंबर हो। तो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में 0-1 0-1, तो इनको मैं रिड्यूसिंग एजेंट बोलूंगा क्लोराइड, आयोडाइड, AgNA और लिथियम। इनमें से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलूंगा? मैं उसको अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बोलूंगा जिसका एसआरपी कम होगा। एसआरपी कम, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो नेगेटिव, वेरी गुड, फिर उससे कम नेगेटिव, सेकंड गुड, फिर उससे कम, फिर हमारे पास उससे थोड़ा सा प्लस में चले गए, तो जितना प्लस में जाएगा एसओपी लिख सकते हैं, वो उतना बुरा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा और अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आने वाला है। फिर हमारे पास सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, अगेन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छठा डिस्कशन है। पहले उसने एयर से रिएक्शन कराई, फिर वाटर से करवाई, फिर हाइड्रोजन से करवाई, फिर हमारे पास उसने हेलोजन से नहीं हेलाइड से करवाई, फिर उसने हमें ये रिड्यूसिंग पावर दे दी और छठे नंबर पर आकर वो इन द लिक्विड अमोनिया का डिस्कशन कर रहा है। सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, देखो बड़ी सिंपल सी बात लिखी है एनसीईआरटी में कि जब एल्कली मेटल्स को डिसोल्व किया जाएगा अमोनिया के अंदर, ठीक है जी, कर दिया, पानी में तो घुलते हैं सबको पता ही है, अमोनिया में भी घुलेंगे। और आपको एक लाइन याद आ रही होगी इस वीडियो की जिसमें मैंने बताया था कि ये हाइड्रोजन डोनर्स के साथ इजीली रिएक्ट करके, हाइड्रोजन डोनर्स के साथ इजीली रिएक्ट करके हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं। उसमें अमोनिया का नाम भी था, याद कीजिए, इथाइन का नाम भी था, एल्कोहल का नाम भी था, ठीक होगी बात। तो मेटल प्लस X प्लस वाई अमोनिया डिसोल्व हुआ, उससे हमारे पास अमोनिएटेड मेटल केटायन बना, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। कहेंगे सर ये XY क्या नंबर है भाई? सीधी सी बात है, ये X यहां लिख दिया गया है, Y यहां लिख दिया गया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आप ऐसा करते ही हो। अगर आप 11वीं के हो तो आप मेरी बात को समझ नहीं पाओगे, अगर आप 12वीं पास हो या 12वीं में हो तो शायद इस बात को समझ गए होगे कि अमोनिया X, अमोनिया Y और X क्या है। तो मेटल अमोनिया में डिसोल्व हुआ, हो गया जी। उसके बाद ये जो सॉल्यूशन है कलर्ड है, डीप ब्लू कलर है, कंडक्टिंग है, पैरामैग्नेटिक है। तो भाई एक लाइन आपको याद आई होगी, CPUP जो मैं जनरली बोलता हूं, कलर डीप ब्लू, पैरामैग्नेटिक, बिल्कुल। कारण क्या है? कारण है ये वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो ब्लू कलर के पीछे और पैरामैग्नेटिज्म के पीछे रीजन इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर आपने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है, तो इसके कंडक्टिंग होने के पीछे वजह, इसके कंडक्टिंग होने के पीछे वजह, इसके कंडक्टिंग होने के पीछे वजह इलेक्ट्रॉन भी है और केटायन भी है। केटायन इलेक्ट्रॉन दोनों कंडक्टिंग होने के पीछे वजह है। व्हाई दीज आर कंडक्टर्स, व्हाई दीज आर कंडक्टर्स, व्हाई दीज आर कंडक्टर्स? ये इसलिए कंडक्टर है क्योंकि केटायन इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर कंडक्टिविटी को प्रमोट करते हैं, कंडक्टिविटी को प्रमोट करते हैं। अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊं, इसमें मेरे पास ये सॉल्यूशन में रखा रहने दूं, ठीक है, मेरे को फोन आया, मैं चला गया लेबोरेटरी में, ये सॉल्यूशन पड़ा रहा ऑन स्टैंडिंग, धीरे 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 एक लाइन फिर हमारी एनसीईआरटी क्या जाएगी, ये सारे के सारे मेटल हाइड्रोजन डोनर्स के साथ क्लियर रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं जी, AMIDE, अमाइड, ठीक है जी, और हाइड्रोजन रिलीज कर रहे हैं। अगर सॉल्यूशन थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड, और कॉन्सेंट्रेशन किससे बनती है? कोई सोलवेंट से तो बनती नहीं है, वो बनती है इसके अंदर सोल्यूट से। तो मेटल अगर ज्यादा हो गया, अगर मेटल ज्यादा हो गया तो धीरे धीरे इसका कलर ब्लू से ब्रोंज, और ये PM से किसकी तरफ चला जाएगा? डायामैग्नेटिक की तरफ। इसको देखकर अगर आप परेशान हो रहे हैं कि AM क्या है, पानी के केस में क्या लिखते हो आप? एक्वा, AQ। तो यहां AM किसको इंडिकेट कर रहा है? अमोनिया को इंडिकेट कर रहा है। तो ये लाइनें सारी की सारी एनसीईआरटी में आ रखी हैं। अब इसके बाद एनसीईआरटी को यूजेस की तरफ लेकर चलती है। लो जी, यूजेस पे बात कर ले। लिथियम के ढेरों यूजेस हैं, ऐसा एनसीईआरटी लिखती है, तो ये लाइन तो बेकार होगी। मेक यूजफुल अलॉयज, क्या, कौन से? तो लिथियम को लेड के साथ हम व्हाइट मेटल बोलते हैं। लिथियम विद लेड व्हाइट मेटल, ये बियरिंग्स फॉर द मोटर इंजन बनाने के काम आता है। लिथियम और हमारे पास लेड है, ये 82 नंबर पे, ये 3rd नंबर पे है। चलिए, लिथियम और एल्यूमिनियम, तो AL से AI एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाने में काम आ रहा है। लिथियम विद एल्यूमिनियम, लिथियम विद मैग्नीशियम आर्मर प्लेट बनाने के काम आ रहा है। इसके अलावा हम इसको यूज करते हैं लिथियम को थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर। वन मोर थिंग जो आजकल बहुत फेमस है मार्केट में, इलेक्ट्रिक व्हीकल, EV।
उनकी जो बैटरी है, पहले लेड स्टोरेज बैटरी हुआ करती थी, आजकल है लिथियम बैटरी, जो कि वेट में हल्की होना ही है, 3rd नंबर का लिथियम है, हल्का तो होना ही है, एटॉमिक मास 7 है। सोडियम लेड अलॉय है, इससे हम टेट्राइथाइल लेड, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको बार बार बोलता हूं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मैं आपको बार बार बोलता हूं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड सिग्मा बॉन्डेड। तो टेट्राइथाइल लेड, टेट्रा मिथाइल लेड, ये पहले क्लियर पेट्रोल में डलता था, जिससे कि पेट्रोल में ब्रांचिंग करवाता था। एंटी नोकिंग एजेंट, एंटी नोकिंग एजेंट, टेट्राइथाइल लेड एंटी नोकिंग एजेंट है, जो पेट्रोल में, आजकल तो लेडलेस पेट्रोल बिकता है, पहले इसको पेट्रोल में डालते थे ताकि हमारा जो अनब्रांच्ड कोई मिक्सिंग हो रखी हो तो उसकी ब्रांचिंग हो जाए। फिर लिक्विड सोडियम का कूलेंट, फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्शंस में इसको कूलेंट की तरह यूज करते हैं। लिक्विड सोडियम को हम लोग, ऐसा एनसीईआरटी लिखती है कि इसको हम लोग लिक्विड सोडियम को यूज करते हैं कूलेंट, लिक्विड सोडियम को यूज करते हैं कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर। तो फटाफट एक आधे मिनट के अंदर रिवीजन मार ले। लिथियम का बहुत ज्यादा एलॉय के फॉर्म में यूजेस करते हैं हम लोग, लेड के साथ व्हाइट मेटल है। ये बियरिंग फॉर मोटर इंजन बनाने के, एल्यूमिनियम AI एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाने में, मैग्नीशियम के साथ आर्मर प्लेट बनाने में, लिथियम का थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, और सबसे खतरनाक यूज ये एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुका है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने में, जिसको कि आप लिथियम आयन बैटरी बोलते हो। सोडियम लेड अलॉय, ये है टेट्राइथाइल लेड, ये टेट्रा मिथाइल लेड। जो बच्चे ऑर्गेनिक मेरे से पढ़ चुके हैं उनको पता है कि ये हमारा एंटी नोकिंग एजेंट, और जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मेरे से पढ़ चुके हैं उसकी एप्लीकेशन में उनको पता है कि ये भाई साहब एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, सिग्मा बॉन्डेड OMC है। उधर आपके पास लिक्विड सोडियम पड़ा हुआ, ये कूलेंट का काम करता है। फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर लिक्विड सोडियम एक हमारा कूलेंट का काम करता है। तो ये यूजेस के अंदर हम 1-2 रिवीजन कर चुके हैं। जो मेरे को सबसे ज्यादा शक हो रहा है, व्हाइट मेटल पे शक हो रहा है, मुझे उसका अगला शक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे हो रहा है, जो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल बन रहे हैं आजकल। और ये एंटी नोकिंग तो वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो गया, तो इस पार्ट को तो आप काट सकते हो। लिक्विड सोडियम का कूलेंट के फॉर्म में यूज हो रहा है, इस पे थोड़ा सा मुझे शक जा रहा है। इसके अलावा जो पोटेशियम है, ये दूसरी बार आ रहा है, तीसरी बार फिर आएगा। बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर इसका बहुत अच्छा रोल है, सोडियम पोटेशियम पंप करके आप जानते हो। उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड एक फर्टिलाइजर है, पोटेशियम क्लोराइड एक फर्टिलाइजर है। उसके अलावा KOH लेबोरेटरी रिएजेंट की तरह यूज करते हो आप इसको। KOH इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्ट सोप बनाने में इसका यूज हो रहा है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एक्सीलेंट एब्जॉर्बेंट ऑफ CO2। याद होगा आपको, स्टेटसोमीटर में हमने पढ़ा था, ये खुद बेस है, इसीलिए CO2 के लिए एक बहुत एक्सीलेंट एब्जॉर्बेंट है। सीजियम हम फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस बनाने में काम आता है, ये ऑलरेडी आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करके मेरे से इसी लेक्चर में सुन चुके हो। फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स और डिवाइसेस बनाने में काम आ रहा है। तो मोटी मोटी बात, पोटेशियम बायोलॉजिकल सिस्टम में यूजफुल है, KCl फर्टिलाइजर, KOH सॉफ्ट सोप बनाने में। ये ऐसे हैं जिसको ज्यादा क्रैम नहीं करना आपको ना, जल्दी याद हो जाएंगे, क्योंकि हम केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ में ये पढ़ चुके हैं कि C17H35COONA हार्ड सोप है और C17H35COOK सॉफ्ट सोप है। तो सॉफ्ट सोप की तरह काम हो सकता है। और CO2 क्योंकि बेस है तो एसिड का एब्जॉर्बर हो जाएगा। सीजियम पुराना पढ़ चुके हैं, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। एनसीईआरटी रुबिडियम का नाम नहीं लिखा, लेकिन हमें पता है पोटेशियम भी काम आ रहा है, तो रुबिडियम, सीजियम तो काम आ ही जाएंगे। तो फोटोवोल्टिक सेल बनाने में, फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने में, डिवाइसेस बनाने में ये काम आएगा कौन? आपका सीजीएम। तो इतनी बात आपके दिमाग में बैठ हो गई है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड ऑफ एल्कली मेटल्स, अब उस पर चलने हैं जी। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स के कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं। तो पहला कैरेक्टर लिखा जी, मोस्टली ये आयोनिक नेचर के, तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव जब किसी नॉन मेटल के साथ कंपाउंड बनाएगा तो जनरली आयोनिक नेचर के ही होंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम ऑक्साइड्स और फिर हाइड्रोक्साइड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स की बात कर रहे हैं, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स की बात कर रहे हैं। ऑन कंबशन इन एक्सेस ऑफ एयर पुरानी बात हो चुकी है क्या, कि लिथियम फॉर्म्स मेनली ऑक्साइड,
लिथियम का Li2O बनता है, जो हमारा प्लस सम पेरोक्साइड, लो जी, सोडियम फॉर्म्स पेरोक्साइड, सोडियम ने ही पेरोक्साइड बनाया, ठीक होगी बात, एंड सम सुपर ऑक्साइड, लो जी, सम सुपर ऑक्साइड। उसके बाद वायलिस्ट के रुबिडियम सीजियम, पुरानी बात है, इन्होंने क्या बना रखा है, MO2 करके सुपर ऑक्साइड। ये बातें हमारी पुरानी हो चुकी हैं। अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस प्योर कंपाउंड्स M2O पहला वाला, M2O2 दूसरे वाला, MO2 में बी प्रिपेयर्ड, हम इसको बना सकते हैं, तो नॉर्मल लाइन थी, कोई खतरनाक नहीं है। द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड एज अ साइज ऑफ मेटल आयन इंक्रीजेस। ये मैं बहुत लंबे टाइम से बोल रहा हूं कि जैसे मेटल का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी ऑफ द पेरोक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स बढ़ती जाएगी। जैसे मेटल का साइज बढ़ेगा, जैसे मेटल का साइज बढ़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ द पर एंड सुपर लगातार बढ़ती चली जाएगी। ऑफ द लार्ज एनाइन इज ड्यू टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ लार्ज एनाइन बाय द लार्जर कैटायन। ये पुरानी बात मैंने आपको बोली थी, अगर लार्ज हमारे पास कैटायन है, तो लार्ज ही हमारे पास एनायन होगा। दोस्ती बराबर वालों में होती है, मैं बोलता रहता हूं क्लासेस के अंदर। लार्ज कैटायन, लार्ज एनायन, तो ये स्टेबल की तरफ जाएगा। और स्मॉल कैटायन जब किसी स्मॉल एनायन के साथ आएगा तो भी स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। दोस्ती बराबर वालों में अच्छी होती है, एलकेजी वाला एलकेजी से और 12वीं वाला 12वीं से, और कॉलेज वाला कॉलेज वाले से। लार्ज कैटायन को लार्ज एनायन स्टेबलाइज कर देगा लैटिस एनर्जी के इफेक्ट्स की वजह से, क्योंकि इनकी लैटिस एनर्जी अपनी हाई रेंज में होगी, इनकी लैटिस एनर्जी अपनी हाई रेंज में होगी। दीज ऑक्साइड्स आर इजिली हाइड्रोलाइज्ड। ये जो हमारे पास ऑक्साइड्स बन गए हैं Li2O या Li2O2 जो फ्यू अमाउंट में बना, मतलब कुल मिला के सिंपल ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड इजिली हाइड्रोलाइज किए जा सकते हैं बाय द वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। देखो बड़ी कॉमन बात जो मैं अब आपको इस बोर्ड रब होने के बाद बता रहा हूं। सिंपल ऑक्साइड, पानी डाला, मेटल हाइड्रोक्साइड। मैं तो वैसे ही बोल रहा हूं आपको कि जितने भी मेटल या हमारे पास फर्स्ट मेटल के कंपाउंड्स हैं, वो जब भी वाटर से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनना फिक्स है, हाइड्रोक्साइड बनना फिक्स है। M2O वाटर MOH, M2O2 वाटर MOH, MO2 वाटर MOH। खास बात क्या, अगर आपने मेरे साथ में H2O2 पढ़ा हुआ है तो मैंने आपको बताया था दुनिया के सारे पेरोक्साइड इकट्ठे कर लो, पानी डाल दो, डाइल्यूट एसिड डाल दो, वीक एसिड डाल दो, उन्होंने सामने पेरोक्साइड ही प्रोड्यूस करके देना है। और सुपर ऑक्साइड में आपको याद होगा, हम आपको बताते रहते हैं कि रूम फ्रेशनर्स में हम सुपर ऑक्साइड, नाम है सुपरमैन, सुपर ऑक्साइड, सुपर वीमेन, क्लियर ना है, सुपर ह्यूमन। तो जब आप किसी सुपर कंपाउंड को ले रहे हो तो उसने क्या करना है, सुपर ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन रिलीज करनी है, तो इसने ऑक्सीजन रिलीज किया। बाकी कॉमन MOH MOH सब में एवरी मेटल और मेटल कंपाउंड व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर गिव्स द हाइड्रोक्साइड MOH MOH MH। जो पेरोक्साइड था पेरोक्साइड दे दिया, जो सुपर ऑक्साइड था उसने ऑक्सीजन गिफ्ट में और दिया आपको, इसीलिए हम इनको रूम फ्रेशनर्स में यूज करते हैं। तो क्या लिखा जी, उन्होंने कहा दीज ऑक्साइड्स आर इजिली हाइड्रोलाइज्ड, बोर्ड पे दिख रहा है, बाय द वाटर, बोर्ड पे हाइड्रोलाइज तो पानी से ही होगा, टू फॉर्म द हाइड्रोक्साइड अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिएक्शन MOH MH OMH। ठीक हो गया। द ऑक्साइड इन द पेरोक्साइड आर कलरलेस, 8 इलेक्ट्रॉन, कलरलेस, ऑल पेयर्ड, कलरलेस। ठीक होगी बात, प्रॉपर्टीज पढ़ रही थी ना। बट द सुपर ऑक्साइड इज येलो और ऑरेंज। भाई साहब इसमें एक यूपी पड़ा हुआ है, तो ये येलो होंगे या ऑरेंज कलर्ड होंगे, येलो होंगे ऑरेंज कलर्ड होंगे। तो सुपर ऑक्साइड ऑल्सो पैरामैग्नेटिक। सुपर ऑक्साइड के अंदर एक यूपी पड़ा हुआ है, तभी मैं बोलता हूं CpUp। इस लेक्चर में भी आपका CpUp का कोड आ चुका है। कलर पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, कलर paramagnetism is due to the unpaired electrons, color and paramagnetism due to the unpaired electrons. The superoxide is also PM, paramagnetic है। सोडियम पेरोक्साइड इज वाइडली यूज्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये आप समझते ही हो कि पेरोक्साइड हो चाहे सुपर ऑक्साइड हो, उनको हम लोग
एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज कर, सिंपल ऑक्साइड को उतना नहीं ले सकते जितना कि पेरोक्साइड को आप एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। सोडियम पेरोक्साइड वाइडली यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर एक क्वेश्चन पूछ लिया भाई साहब ने कि KO2 पैरामैग्नेटिक है, तो आंसर देना कि इसके पास जो ABMO है उसके अंदर 1 UP पड़ा हुआ है। ये प्रॉब्लम नंबर 10.3 है, ये प्रॉब्लम नंबर 10.3 है। तो हाइड्रोक्साइड्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड विद वाटर आर ऑल व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो ये जितने भी इधर बन गए सारे के सारे व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। जितने भी आप बन गए ऑल आर द व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। NaOH को आप गूगल सर्च करके देखें तो पैलेट्स के फॉर्म में आपको व्हाइट कलर का दिखेगा। उसके बाद द हाइड्रोक्साइड विच आर ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड विद वाटर आर द व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। द एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर, ये बात पहले से ही बोलते रहे, इस चैप्टर की स्टार्ट यहीं से हुई थी कि जितने भी MOH हैं ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं और बेसिसिटी टॉप टू बॉटम क्या कर रही है जी, इंक्रीज। ठीक है जी। द एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल बेसिस एंड डिसॉल्व्स फ्रीली इन वाटर विद इवोल्यूशन ऑफ हीट, मच हीट ऑन अकाउंट ऑफ इंटेंस हाइड्रेशन। हाइड्रेशन होने की वजह से ये बल्क ऑफ हीट, अगर मैं MOH को पानी में डाल दूं तो इनका हाइड्रेशन, और मैं लंबे टाइम से बोलता रहा हूं कि हीट ऑफ हाइड्रेशन इज ऑलवेज एक्सो 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 एक्सो, तो यहां ढेरों अमाउंट में हीट इवॉल्व हुई ड्यू टू द हाइड्रेशन, ड्यू टू द हाइड्रेशन। तो ये हमारा डिस्कशन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले किसके बारे में हुआ जी, सबसे पहले हमारा डिस्कशन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स के बारे में हुआ। अगर मोटी मोटी बात कर ले तो फर्स्ट मेटल लिथियम सिंपल एंड पर बनाता है लिटिल बिट, फिर अगला पर सुपर बनाता है लिटिल बिट, फिर अगले वाले सुपर सुपर बनाते हैं। उनमें से ऊपर वाले दोनों कलरलेस हैं, नीचे वाले लिटिल बिट येलो ऑरेंज कलर के हो गए, क्यों, उसमें एक UP पड़ा हुआ है, इसी वजह से ये पैरामैग्नेटिक भी हो गया। और जितने MOH बन रहे हैं ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। इसके अलावा बेस है, टॉप से बॉटम बेसिसिटी बढ़ रही है, पानी में घुलकर ये मच अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कर रहे हैं क्योंकि इनका हाइड्रेशन हो रहा है, मेटल का हाइड्रेशन होएगा। तो ये बात आपको यहां समझनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स की बात हो रही थी आपसे। तो अब अगला नंबर हमारे पास लगने वाला है जी हैलाइड्स का। तो MX जैसा कि नाम से कन्फर्म हो रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इनके MPBP मैं कह रहा हूं काटने वाली बातें हैं ये। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा हुआ है, MPBP हाई है तो ठीक है यार, आयनिक होंगे तो हाई होंगे, कलरलेस है कोई वजह ही नहीं है कलर होने की, ना अनपेड इलेक्ट्रॉन है, क्रिस्टलाइन सॉलिड आयनिक है, होना ही होना है। इनको बनाने का तरीका, तो दुनिया के जितने भी इन मेटल्स के ऑक्साइड कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड हो, मेटल ऑक्साइड मेटल कार्बोनेट मेटल के हाइड्रोक्साइड हो, उस पर HS एक्वस की रिएक्शन करा दो। मेटल ऑक्साइड मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोक्साइड, उस पे HX एक्वस मतलब HFHCl HBr एक्वस की रिएक्शन करा दो ताकि हम फ्री हेलाइड आयन प्रोवाइड कर पाए, तो उससे MX बन जाएगा। और जब भी MX बनेगा भाई साहब स्टेबल बनेगा, मैं तो कह ही रहा हूं स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बीच में बना हुआ कंपाउंड तो हमेशा स्टेबल ही होएगा। तो इनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव है, और हम वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिस्कशन में हमेशा करते हैं जिनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव हो, जिनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव हो उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो MF जो फ्लोराइड के केस में, जब मैं टॉप से बॉटम जाऊंगा, पर्टिकुलरली फ्लोराइड के केस में, जैसे LiF ज्यादा हीट रिलीज करेगा, NaF कम हीट रिलीज करेगा, CgM फ्लोराइड उससे कम हीट रिलीज करेगा। कारण साफ है, दो छोटे छोटे एक स्टेबल बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन इसका रिवर्स भी ट्रू है, क्या कि अगर मैं क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड के हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात करूं तो फ्लोराइड के लिए टॉप से बॉटम ये कम नेगेटिव होता जा रहा है, रिलीज हो रही है लेकिन कम रिलीज हो रही है, और इनमें ज्यादा रिलीज हो रही है। क्यों? क्योंकि फ्रेंडशिप बराबर वालों में होती है। क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड बड़े हैं, बड़े केटायन के साथ इनका बॉन्ड स्टेबल बनेगा। क्लियर ना? तो ये यहां हो रहा है। मेटल को जब भी फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड के साथ में हम बॉन्ड बनाने के लिए बोले, टेंडेंसी की बात करें, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात तो आपको समझ में आ गई है। तो ये टेंडेंसी फ्लोराइड के साथ टॉप पे, फिर मान लो कि गिवन मेटल है,
ठीक हो गया। फर्स्ट का ही मेटल है, उसको फ्लोरीन से बॉन्ड बना रहा है, खटाक, क्लोरीन थोड़ा स्लो, ब्रोमीन थोड़ा और स्लो। तो फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड के साथ ये टेंडेंसी धीरे धीरे गिवन मेटल हो तो घटती चली जाएगी। एमपी ऑलवेज फ्लोराइड इसके ज्यादा है। बस देखो ना कितनी इजी बात लिखी है कि फ्लोराइड के साथ खटाक से जुड़ेगा तो स्टेबल बॉन्ड होने से एमपी ज्यादा होएगा। पानी में घुलते हैं लेकिन 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 LIF CSI स्टार है हमारे ये। कहते जी LIF कम घुलता है, रीजन बताओ। अरे भाई LIF कम घुलता है क्योंकि इसकी लैटिस ज्यादा है। CSI कम घुलता है क्योंकि इसकी हाइड्रेशन कम है। साइज बड़े है, हाइड्रेशन कम है। तो LIF के कम घुलने के पीछे वजह लैटिस एनर्जी हाई, CSI के कम घुलने के पीछे वजह लोअर हाइड्रेशन एंथैल्पी। और LIX जो है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूं कि लिथियम के कंपाउंड्स कोवेलेंट, लिथियम के कंपाउंड्स कोवेलेंट, लिथियम के कंपाउंड्स कोवेलेंट। तो LIX कोवेलेंट होने की वजह से ये इथेनॉल में, क्लियर, पिरिडीन में, बेंजीन में, इन सब में घुल जाएगा। ठीक है जी। तो ये इसके कोवेलेंट कैरेक्टर की वजह से है। एनसीईआरटी की सारी लाइनें हमने एज सच इस बोर्ड पे लिख दी और रीड कर ली हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं सेम लाइनें बार बार मत बोलो, काटते रहो। क्लियर, हाई एमपी, कलरलेस, क्रिस्टलाइन, ठीक है, तो किसी भी आयनिक का कैरेक्टर है। एमओपीज, ऑक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड में मिला दो HX हैलाइड दे देगा। फ्लोराइड के लिए नेगेटिव तो है लेकिन धीरे धीरे कम नेगेटिव हो रहा है। रिवर्स फॉर ऑल हैलाइड है। जब मैं किसी पर्टिकुलर मेटल को देखे इन सारे हैलाइड की रिएक्शन करवाऊं तो धीरे धीरे लेस नेगेटिव एनर्जी होती है, यानी फ्लोराइड खटाक से रिएक्शन करता है। एमपी फ्लोराइड वाले सबके ज्यादा होंगे। पानी में सब घुलते हैं, ये दो गड़बड़ कर रहे हैं इसलिए इसको हाईलाइट करके रख दिया है। LIX कोवेलेंट होने से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुल रहा है। ठीक है जी। देखो जी, सोल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड का अगला डिस्कशन है, फिर इसके बाद आप एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम पे चले जाएंगे। जितना हमने पुराना पढ़ा उसी को निकाल कर एनोमलस बिहेवियर में डाला गया है। एंड देन आफ्टर वो हमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड अदर एल्कली मेटल बता रहा होगा 10.3.1 में। ठीक है जी। फिर हम लिथियम और मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशन के पॉइंट्स देगा। फिर हमारे पास सोल्वे प्रोसेस से Na2CO3 का बनना आ जाएगा। तो एक बार बात कर लूं मैं ऑक्सो एसिड्स की। बच्चे देखो ना, ऑक्सो वर्ड को यहां जोड़ दिया करो और एसिड वर्ड को यहां जोड़ दिया करो। तो लाइन लिखती है ऊपर की 2 से 3 लाइनें एनसीईआरटी। ऑक्सो एसिड्स आर दोज इन विच द एसिडिक प्रोटोन, ये रहा जी एसिडिक प्रोटोन इज ऑन एन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है जी। एसिडिक प्रोटोन एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे है, विद एन ऑक्सो ग्रुप अटैच्ड टू द सेम एटम। एक ही एटम पर ऑक्सो ग्रुप और हाइड्रोक्सिल जिसमें कि एसिडिक हाइड्रोजन जुड़े हों उनको ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड बोल देते हैं उनको। जैसे कि कार्बोनिक एसिड तुम्हारा पेप्सी कोक का हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड तुम्हारा लेबोरेटरी रिएजेंट हुआ। द एल्कली मेटल्स फॉर्म सोल्ट्स। अगर मैं इनके साथ फर्स्ट मेटल की रिएक्शन करवाऊं तो ये फिर हम अपने सोल्ट्स बनाने शुरू करेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल इसमें कोई खतरनाक बात तो है नहीं। व्हेन H2CO3 रिएक्ट विद सोडियम Na2CO3 बनेगा तो सिंपल सी रिएक्शन है ये तो। एसिड व्हेन रिएक्ट विद दोज मेटल व्हिच हैव द नेगेटिव E नोट रिलीजेस हाइड्रोजन, ये पुरानी बात चल रही है। नेक्स्ट, द एल्कली मेटल फॉर्म सोल्ट्स विद ऑल द ऑक्सो एसिड, चाहे नाइट्रिक एसिड हो, चाहे सल्फ्यूरिक हो, चाहे फॉस्फोरिक एसिड हो। ये 2 नाम के अलावा मैंने और भी बोल दिए। दे आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में घुलते हैं। जो सोल्ट्स बनेंगे सोल्यूबल इन वाटर, नेचर वाइज आयनिक है तो घुलना ही है। एंड थर्मली स्टेबल भी है। ठीक होगी बात। देयर कार्बोनेट्स एंड इन मोस्ट केसेस द हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, मतलब M2CO3 MHCO3। थोड़ा सा टिक्कर आप सुने तो लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट एंड सीजियम कार्बोनेट। यहां अगर आप बनाएंगे LiHCO3, ये आपका केक बेकिंग पाउडर बन गया। यहां KHCO3, ऐसे ही RbHCO3, ऐसे ही CHHCO3। इधर कार्बोनेट्स है, इधर बाइकार्बोनेट्स है। ठीक है जी। क्या कह रहा है, देयर कार्बोनेट्स इधर वाले एंड इन मोस्ट केसेस द हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ठीक हो गया। ऑल्सो आर हाईली स्टेबल टू हीट, ये सारे के सारे स्टेबल है। सारा शक हमें इसी पे होता है, अकेले पे
सारा शक हम इसी पे होता है अकेले पे। अगर मैं इसको स्टार लगा के बाहर कर दूं तो बाकी सारे के सारे स्टेबल टू हीट है, बाकी सारे के सारे स्टेबल टू हीट है, बाकी सारे के सारे स्टेबल टू हीट है। ठीक होगी बात। नाउ नेक्स्ट क्या लिख रहा है, हाईली स्टेबल टू हीट एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप। तो कुल मिलाकर मेरे को इतना समझ में आ रहा है, टॉप से बॉटम स्टेबिलिटी बढ़ रही है, टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी बढ़ रही है। As the electropositive character increases down to the group, the stability of the carbonate and hydrogen carbonate increases. Lithium carbonate is not so stable to heat. मैंने स्टार पहले ही लगा दिया था, ये भाई सब तो खटाक खटाक टूटेगा। Lithium being very small in size polarizes a large carbonate ion leading to formation of more stable. तो ये क्या करेगा, Li2O। लाइनें फिर सुन ले। लिथियम छोटे साइज में, हाँ है पोलराइजेस अ लार्ज कार्बोनेट, कार्बोनेट को पोलराइज कर देगा। आयन लीडिंग मतलब क्या बन रहा है, फोर्थ बार Li2O एंड CO2, इसके टूटने से लिथियम ऑक्साइड और CO2 बन रहा है। इट्स हाइड्रोजन कार्बोनेट डजंट एग्जिस्ट एज सॉलिड फॉर्म में। और सेकंड का कोई भी बाइकार्बोनेट, जैसा कि मैं आपको हाइड्रोजन के हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर में पढ़ा चुका हूं, सेकंड का कोई भी बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमारे लालू जी को बुलाया जाए, लालू जी ये सॉलिड फॉर्म में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, इसका जो एग्जिस्टेंस है इन द सोल्यूबल फॉर्म में ही होएगा, जैसा कि पूरा सेकंड के बाइकार्बोनेट्स होते हैं। अब इसके बाद एनोमलस प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप मोटी मोटी बात समझ गए कि ऑक्सो एसिड कौन है भाई, जहां कार्बन पे डबल बॉन्ड जुड़ा हो, OH का H एसिडिक हो। ये क्या करेंगे, फर्स्ट वाले इनसे रिएक्ट करके भाई साहब हाइड्रोजन निकाल के सोल्ट बना लेंगे, जो पानी में घुलेंगे और स्टेबल है। मेनली बात की इन्होंने कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की। जो कार्बोनेट्स है टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी बढ़ रही है। इवन मैं अगर Na2CO3 को हीट करूं तो कभी CO2 नहीं निकालता ये, लेकिन Li2CO3 हीट को लेकर अनस्टेबल है, ये आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल कर देगा। और इनके बाइकार्बोनेट्स हैं वो भी टॉप से बॉटम अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। तो जब भी मैं बाइकार्बोनेट के सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्टेंस की बात करूंगा तो कहेंगे जी सॉलिड फॉर्म में इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, ये सोल्यूबल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपने पुराना सारा वीडियो ढंग से सुन लिया तो ये जो मैंने हेडिंग लिखी है एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम, तो छोटे साइज का है, ठीक है, हाई पोलराइजेशन पावर है क्योंकि चार्ज रेडियस रेशियो ज्यादा है, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर लिथियम के कंपाउंड्स में ज्यादा मिलेगा क्योंकि भाई साहब छोटे हैं, और फजांस के अकॉर्डिंगली ज्यादा पोलराइजेशन पावर, इसी वजह से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज्यादा घुलते हैं। तो मैं तो एक सिंपल सजेशन देता हूं, इन पॉइंट्स को लिखो लेकिन काट दो, क्योंकि पता है ये टर्म्स हमें ऑलरेडी आती है और ये टेक्निक टॉपर्स यूज करते हैं। जो लाइनें हमें आती हैं उनको काटो क्योंकि उनके रिपीटेशन से हमारा टाइम खराब होता है। और लिथियम का डायगोनल रिलेशन मैग्नीशियम के साथ है, जबकि बाकी कोई तो डायगोनल शो नहीं कर रहा। लिथियम बाकी एलिमेंट से कैसे अलग है, ये हार्ड है, हाई लिथोस का मतलब ही रोक होता है भाई, लिथोस का मतलब ही रोक होता है। तो लिथियम हार्ड है, हाई MPBP है, बाकी सारे सॉफ्ट है, सोडियम सॉफ्ट ही, ऐसे हाथ से तोड़ दो उसको, तोड़ना मत कभी, स्किन आपकी रफ हो जाएगी, पानी सोख लेता है वो। लीस्ट रिएक्टिव है लिथियम, कहां ढंग से रिएक्ट कर पा रहा था, जबकि बाकी सारे कटाक कटाक रिएक्ट करते हैं विगरसली। लिथियम एयर में पहले बताया था, पुराना वीडियो ढंग से सुना, 1 घंटे का 1.5 घंटे का, तो सब समझ में आएगा। लिथियम सिंपल ऑक्साइड और नाइट्राइड बनता है, बाकी नाइट्राइड तो बिल्कुल नहीं बनाते, और पर और सुपर बनाते हैं। लिथियम का हाइड्रेट LiCl डॉट, जब ये शुरू हुआ था ना लेक्चर, वहां बताया था LiCl.2 वाटर बनता है, बाकी तो नहीं बनाते। और एक बात और बताई थी, बाइकार्बोनेट्स का जो एग्जिस्टेंस है, जो बाइकार्बोनेट्स का एग्जिस्टेंस है, वो लिथियम के बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे। बाकी सब, आपने केक खाया, पेस्ट्री खाई है, उनके सोडियम बाइकार्बोनेट डलने से ही वो CO2 निकलने से पोरस हुए, हल्के हुए, पफी हुए। तो सोडियम बाइकार्बोनेट KHSO3 सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इन पॉइंट्स के बाद पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन लिथियम एंड अदर एल्कली मेटल्स में, ये 4 डिफरेंस तो आपके दिमाग में एंटर मार गए। लिथियम अनलाइक अदर एल्कली मेटल फॉर्म्स नो इथाइनाइड ऑन रिएक्शन विद इथाइन, ये तीसरी चौथी बार आ गया है, तो इसकी इंपॉर्टेंस आप खुद समझ सकते हो। सोडियम इथाइनाइड बना रहा है, लिथियम भाई साहब कहते हैं भाई हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि लिथियम उतना रिएक्टिव मेटल नहीं है।
लिथियम नाइट्रेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें लालू से लिखना चाहिए LiNO3 और NaNO3। किसी इंस्टीट्यूट का मैं एक पैकेज पढ़ रहा था तो उसके अंदर इसके बारे में डिस्कशन था। देखिए क्या डिस्कशन था। लिथियम नाइट्रेट व्हेन हीटेड गिव्स Li2O। लिथियम को ऑक्साइड पसंद है, पर सुपर पर बनता है, लिटिल बिट बनता है। इसके साथ NO2 बना, हाफ ऑफ ऑक्सीजन निकला। इन्होंने NO2 बनाया। क्यों? क्योंकि इसको क्या पसंद है, इसको ऑक्साइड पसंद है। स्मॉल विथ स्मॉल भाई, यहां रेडिश ब्राउन NO2 निकली, लेकिन यहां ऑक्सीजन कॉमन थी। तो उस इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन पेपर में पूछ रखा था विच गैस इज कॉमन इन द डिकम्पोजिशन ऑफ लिथियम नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट। तो उसका आंसर था ऑक्सीजन इज कॉमन इन दैट केस व्हेन वी हीटेड द बोथ नाइट्रेट्स। और अनकॉमन क्या, रेडिश ब्राउन गैस का निकलना लिथियम नाइट्रेट में हो रहा है, सोडियम नाइट्रेट में रेडिश ब्राउन गैस का निकलना नहीं हो रहा है। ठीक है जी, ये रिएक्शन लिखी हुई है। LiF Li2 आर कंपेरेटिवली मच सोल्यूबल इन वाटर। ढेरों बार आ गया भाई अब तो ना। अब समझो कि ये कोवलेंट है, कोवलेंट है, क्लियर ना। इनसोल्यूबल लिख दो, मच लेस सोल्यूबल लिख दो इन वाटर देन द कोरस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स। तो ये हमारा डिफरेंसेस की बात थी। LiF Li2 आर कंपेरेटिवली मच लेस सोल्यूबल, जिसको मैं आपको बोल चुका हूं। उसके बाद सिमिलरिटी बिटवीन लिथियम मैग्नीशियम आ रही है, जिसको डायगोनल रिलेशनशिप बोलने जा रहे हो आप लोग। डायगोनल रिलेशनशिप बोलने जा रहे हो, वो आ रही है अभी। डायगोनल रिलेशन की कंडीशंस पढ़ लेते हैं जी। दोनों में जिसको मुझे लालू से मार्क करना पड़ेगा, लिथियम और मैग्नीशियम एटम में से मैग्नीशियम बड़े साइज का है, लेकिन लिथियम प्लस और Mg+2 भाई Mg+2 चार्ज बढ़ गया, तो इस वजह से Mg+2 लिथियम से लिटिल बिट छोटा हो गया, लेकिन नियरली सेम साइज है। दैट्स वाई ये जब AI करके हुआ करता था तब इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपके पास लिथियम कैटायन है और मैग्नीशियम का +2 है, उनमें से छोटा बड़ा कौन है। थोड़ा सा बच्चों ने सोचा, ओए ये तो ना Mg+2 हो गया, दैट्स वाई स्मॉलर साइज का हो गया। दोनों हार्ड है, दोनों पानी से स्लो रिएक्ट करते हैं, दोनों के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनते हैं, लेकिन हाइड्रोक्साइड पानी में नहीं घुलते हैं। LiOH है भाई, कोवलेंट पानी में क्यों घुलेगा, हाइड्रोक्साइड हीट करते डिकम्पोज हो जाएंगे। दोनों के नाइट्राइड बनते हैं, कम से कम 5वीं 6ठी बार आ गया। दोनों के सुपर ऑक्साइड नहीं बनते हैं, 3री 4थी बार आ गया। दोनों के कार्बोनेट, क्योंकि मैंने क्या बताया था, कार्बोनेट का लिथियम ने पोलराइजेशन करके कंपाउंड को अनस्टेबल कर दिया तो टूट जाएगा। लिथियम को ऑक्साइड पसंद है। दोनों के बाइकार्बोनेट फिर 4थी 5वीं बार आ गया, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। दोनों इथेनॉल पिरिडीन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलते हैं, क्लोराइड्स। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, अकेला लिथियम का हैलाइड है जो कि हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसी की नकल करते हुए मैग्नीशियम क्लोराइड 6 वाटर। वैसे तो सेकेंडरी वाले सारी हाइड्रेट बनाते हैं, लेकिन हम रिश्तेदारी की बात कर रहे हैं कि दोनों में क्या रिश्तेदारी है। तो ये भी हाइड्रेट बनाता है और ये भी हाइड्रेट बनाता है। हार्ड यस, स्लो रिएक्शन विद वाटर यस, दोनों नाइट्राइड यस, नो सुपर ऑक्साइड ओके, कार्बोनेट टूटते हैं हाँ जी, बाइकार्बोनेट एग्जिस्ट करता है सॉलिड फॉर्म में नहीं जी, दोनों इथेनॉल पिरिडिन में घुलते हैं हाँ जी, दोनों कोवलेंट है हाँ जी, दोनों का हाइड्रेट बनता है जी हाँ बिल्कुल। ये हमारा डायगोनल रिलेशनशिप की बात हो रही है। अब फर्स्ट डे के कंपाउंड्स की तरफ हम बढ़ेंगे, वो सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम एंड देन आफ्टर इसमें आपके पास क्या आ रहा है जी, वॉशिंग सोडा बनाने का तरीका बताऊंगा मैं आपको, फिर उसकी प्रॉपर्टीज यूजेस, फिर NaCl बताने वाला हूं आपको, फिर NaOH कास्टनर केल्नर सेल से बनेगा, फिर NaHCO3 तो चलो हम जब सोलवे कर रहे होंगे उसके अंदर से, फिर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस निकल आएगी किनकी, इन सोडियम और पोटेशियम की। तो टिके रहें, सुनते रहें, आपको सारा का सारा डिस्कशन इसी में होने वाला है। देखो जी, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, फर्स्ट डे की बात चल रही है और हम लगभग एंडिंग की तरफ है। Na2CO3, NaOH, NaCl, NaHCO3, वॉशिंग सोडा बनेगा Na2CO3.10 वाटर, ये सोडा ऐश बोलते हैं इसको। ये आपका कॉस्टिक सोडा है, ये आपको पता ही रॉक सोल्ट है। यहां आपके पास बेकिंग पाउडर, बेकिंग का कंपोनेंट है जिससे आप केक पेस्ट्री वगैरह बनाते हो, वो है। तो सबसे पहले उसने डिस्कशन करना शुरू किया Na2CO3.10 वाटर, जिसको उसने NCERT वाले ने क्या लिखा, वॉशिंग सोडा।
अब देखो मैं इस टाइप के हेडिंग्स के साथ बड़ा आसान तरीके से काम करता हूं कि ये अगर हेडिंग है तो मान के चलिए वो आपसे डिस्कशन किसका करने वाला है कि वॉशिंग सोडा बनता किस तरीके से है। तो उसके लिए मेरे पास है सोलवे प्रोसेस। तो लाइनें पढ़ दू, सोडियम कार्बोनेट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय द सोलवे प्रोसेस। तो सोलवे प्रोसेस के साथ एक, जैसे कि आजकल मैच का जमाना चल रहा है, मैच समझते हो ना, मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस का जमाना चल रहा है, सोलवे प्रोसेस से बनता है। इन दिस प्रोसेस एडवांटेज टेकन ऑफ लो सोल्युबिलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो NaHCO3 है इसकी सोल्युबिलिटी कम है और सोल्युबिलिटी कम होने की वजह से हम इसका सेपरेशन कर लेते हैं। इन दिस प्रोसेस एडवांटेज इज टेकन ऑफ द लो सोल्युबिलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वेयर बाय इट गेट्स पीपीटी। तो ये क्या बना लेगा, प्रेसिपिटेट। फिल्टर कर लेंगे, फिर इसको हीट करके हमारा मनचाहा कंपाउंड बना लेंगे। इस टेक्निक में एडवांटेज क्या लिया गया है, लो सोल्युबिलिटी ऑफ NaHCO3, लो सोल्युबिलिटी, ये प्रेसिपिटेट बना लेगा, वेयर बाय इट गेट्स प्रेसिपिटेटेड इन द रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड विद अमोनियम। वो मैं लिखूंगा अभी। हमारे रो मटेरियल क्या है, कच्चा माल क्या है, NaCl जो न्यूट्रल नेचर का है। दूसरा हमारे यहां पर इसके अंदर CO2 जो एसिडिक नेचर का है, ठीक है ना। और तीसरा हमारे यहां पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जो बेसिक नेचर का है। ये 3 रो मटेरियल है। अब इन तीनों पे काम करना शुरू करूं मैं। क्या लिख रहे हैं कि अमोनिया का, यानी अमोनिया न्यूट्रल तो न्यूट्रल रहेगा। मैं तो कई बार मजाक में बोलता हूं कि सबसे लेट डिस्कवरी स्ट्रक्चर ऑफ एटम किसकी हुई, न्यूट्रॉन की। क्यों हुई, न्यूट्रल था, जल्दी से पहचान में नहीं आता। अमोनिया बेसिक है, CO2 से रिएक्शन हुआ, पानी मिलकर क्या बना लिया, अमोनियम कार्बोनेट। सोल्ट बन गया, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सोल्ट, एसिड प्लस बेस। अपनी छोटी क्लास से याद करो ना, जब आप स्मार्ट हुआ करते थे हर एक चीज को समझने में, अभी भी स्मार्ट बनो ना इनमें। एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस सोल्ट, एसिड प्लस बेस सोल्ट, ये पहला स्टेप हुआ। लाइन पढ़ दूं, द लेटर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग, ऊपर क्या लिखा उसने, प्रेसिपिटेट हो गया इन द रिएक्शन ऑफ NaCl विद अमोनियम अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बनाओ तो सही, बना लेते हैं जी। ये पहले बन गया अमोनियम कार्बोनेट। ये जो अमोनियम कार्बोनेट बना NH4CO3, ये फिर CO2 वाटर के साथ पड़ा हुआ है। तो इसने अपने आप को, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो मैं याद करवा दूं, जब आप CO2 की टेस्टिंग करते हो तो पहले आपको मिल्कीनेस अपीयर होती है ड्यू टू कार्बोनेट, फिर बाइकार्बोनेट से मिल्कीनेस डिसअपियर। तो भाई साहब पहले बनता है कार्बोनेट, फिर बनेगा बाइकार्बोनेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट बन गया। रिएक्शन को बैलेंस ऐसे कर लिया गया। अब वो लाइनें मैं कंटिन्यू करता हूं। उसने कहा वेयर इट गेट्स प्रेसिपिटेटेड इन द रिएक्शन ऑफ NaCl। लो जी NaCl ये NaHCO3 लो सोल्युबिलिटी होने से भाई साहब प्रेसिपिटेट। अब उसने कहा NaCl विद अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हीट करने से द लेटर इज प्रिपेयर्ड। अब अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता कैसे है, उसके लिए मुझे अमोनिया CO2 को रिएक्ट करवाना है। तो उसने कहा द लेटर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग CO2 टू अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl सैचुरेटेड विद अमोनिया। ये सारी चीजें आप देख पा रहे हो कि पहले अमोनिया CO2 वाटर से अमोनियम कार्बोनेट बना, फिर वापस सैचुरेशन हुआ, अमोनियम बाइकार्बोनेट बना, NaCl के साथ NaHCO3 बना, ठीक है जी। और फिर आप इसको क्या करेंगे, हीट कर देंगे। हीट करते आपका प्यारा प्यारा सा कंपाउंड Na2CO3 बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है जी। वेयर अमोनियम कार्बोनेट फॉलोड बाय अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट फॉलोड बाय अमोनियम बाइकार्बोनेट। क्लियर, द इक्वेशंस ये मैंने आपके सामने लिख दी है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्रिस्टल सेपरेट आउट एंड दीज आर हीटेड टू गिव द Na2CO3। और ये इनकी हीटिंग करवाने से Na2CO3 मिल गया। बैलेंसिंग करते रहो, बैलेंसिंग करते रहो, बैलेंसिंग करते रहो। यहां से एक बात समझो कि एक सोल्ट का दूसरे सोल्ट से रिएक्शन हुआ तो ये NH4Cl बाहर हो गया। इसको जनरली हम लोग अमोनिया की रिकवरी के लिए यूज करते हैं। हम लाइनें देखते हैं, अगर एनसीईआरटी लिखते हो ठीक है, नहीं तो हम अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। इन दिस प्रोसेस अमोनिया इज रिकवर्ड, लो जी लिखी थी मेरे बोलते ही, अमोनिया को रिकवर सोल्वे प्रोसेस, ठीक है जी। रो मटेरियल एसिड CO2 बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोल्ट NaCl, पहली रिएक्शन एसिड बेस, फिर कार्बोनेट, फिर बाइकार्बोनेट, फिर NaCl से रिएक्शन होकर NaCO3 हीटिंग हो गई। अब जो अमोनियम क्लोराइड बना था वहां से हम अमोनिया की रिकवरी करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस डालकर। क्या लिखा जी, इन दिस प्रोसेस अमोनिया इज रिकवर्ड व्हेन द सॉल्यूशन कंटेनिंग NH4Cl
इज ट्रीटेड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये मैं आपको ढेरों बार बता चुका हूं, अगर किसी वीक को बाहर करना हो, इफ यू वांट टू रिमूव द वीक फ्रॉम द सोल्ट देन इंट्रोड्यूस द स्ट्रॉन्ग। वीक को बाहर करना है, वीक को बाहर करना है, तो आपको इसके लिए हीरो को डालना पड़ेगा। किसी कमजोर बंदे को निकालना हो तो स्ट्रॉन्ग ही जाएगा ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग गया और अमोनिया की रिकवरी हो गई है। तो इसमें कैल्शियम क्लोराइड एक बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में मुझे मिला, कैल्शियम क्लोराइड मुझे बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में मिला। इट मे बी मेंशन्ड हियर दैट सोल्वे प्रोसेस कांट बी एक्सटेंडेड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ K2CO3। K2CO3 की सोल्यूबिलिटी ज्यादा है, इसके प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे KHCO3 के, बिकॉज पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज टू सोल्यूबल to be precipitated by the addition of ammonium hydrogen carbonate to a saturated solution of KCl। पूरे घटनाक्रम में हम यहां समझ लें कि KCl डालोगे तो KHCO3 बनेगा, और KHCO3 इज वेरी हाई सोल्यूबल, तो फिर हमारा काम फर्दर नहीं बन पाएगा। तो सोल्वे प्रोसेस सीधा सीधा वॉशिंग सोडा बनाने का तरीका है, सोल्वे प्रोसेस सीधा सीधा वॉशिंग सोडा बनाने का तरीका है। हाँ जी, सम इंपोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम में मैं वॉशिंग सोडा के Na2CO3 की प्रॉपर्टीज पढ़ रहा था। तो जब भी आप कभी गूगल सर्च करेंगे तो वॉशिंग सोडा का जो आपका कंपाउंड है वो पाउडर फॉर्म में मिलता है, तो ये व्हाइट क्रिस्टलाइन है। वॉशिंग सोडा बोलते हैं, पानी में घुलेगा तभी तो वॉशिंग सोडा। कपड़े धोने हैं तो कोई न घुलने वाला सबस्टेंस थोड़ी डालेंगे हम लोग। अगर 373 से कम हूं टेम्परेचर, 100 डिग्री से नीचे हूं, हीट करता रहूं, तो अप्रोक्स 373 100 डिग्री मान लो, तो 10 में से 9 पानी के मोलिक्यूल उड़ जाने हैं। लेकिन अगर मैं 100 से ऊपर हीट कर दूं, एनसेड में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, वो हमें सुधारना पड़ेगा, तो ये सोडा ऐश बनाता है, सारे पानी उड़कर ही सोडा ऐश बनाता है। उसके बाद थोड़ा सा अगर आप सोचें, चैप्टर का नाम आयनिक इक्विलिब्रियम है, टॉपिक का नाम सोल्ट हाइड्रोलाइसिस है। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सोल्ट है। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, तो रिजल्टेंट तो बेसिक होगा, बेसिक होगा तो उधर OH होंगे, तो इसको एनायनिक हाइड्रोलाइसिस बोलोगे। तो Na2CO3 वाटर, NaOH, H2CO3, जितने भी सोल्ट हैं वो फुली आयनाइज दिखा दो, स्ट्रॉन्ग को आयनाइज दिखा दो, सोडियम सोडियम कट गए, तो ये एनायनिक हाइड्रोलाइसिस है और रिजल्टेंट सॉल्यूशन नेचर में बेसिक है। ये लाइनें NCERT लिखती है। तो कुल मिलाकर व्हाइट है, हाँ, वॉशिंग सोडा, हाँ, पानी में घुलता है बिल्कुल, 100 डिग्री से नीचे 9 पानी उड़ेंगे और 100 से ऊपर सारे पानी उड़ जाएंगे, और एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है। ये सोल्ट हाइड्रोलाइसिस की कहानी है। ये हमारा लेबोरेटरी रिएजेंट है जो कि हर केमिस्ट्री का केमिकल हो सकता है। पानी की सॉफ्टनिंग में अगर आपको याद आए, जिसको हमने एक नाम दिया था वॉशिंग सोडा प्रोसेस, ठीक है जी, हार्डनेस ऑफ वाटर को। बाकी वॉशिंग सोडा लॉन्ड्री में तो काम आएगा ही ना, ग्लास, सोप, बोरेक्स, NaOH वगैरह बनाने में, ग्लास बनाने में, सोडियम सिलिकेट्स, सोप्स बनाने में, सोडियम पाल्बिटेट, बोरेक्स Na2B4O7, NaOH बनाने में भी इसका यूज होएगा। इस पर सिंपल आप पानी डाल दो, आपके सामने NaOH बनेंगे। पेपर, पेंट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका यूज करते हैं। हम बात कर रहे हैं वॉशिंग सोडा, व्हाइट है, क्रिस्टलाइन है, हाँ भाई, आयनिक कंपाउंड हो गई। वॉशिंग सोडा नाम है इसका, पानी में घुलता है, बिना घुले तो धोगे कैसे कपड़े आप। टेम्परेचर 300 से नीचे 373 से नीचे 100 डिग्री से नीचे हो तो 9 उड़ गए, ऊपर हो तो सारे उड़ गए, 100% उड़ गए, मतलब अगर 100 से ऊपर हो तो 100% उड़ गए, जिसको सोडा ऐश बोल दिया। पानी में घुलकर ये अल्कलाइन सॉल्यूशन देता है, दैट्स व्हाई इसको अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, लेबोरेटरी एजेंट है। इसके अलावा पानी की सॉफ्टनिंग में, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में, लॉन्ड्रिंग में, ग्लास, सोप, बोरेक्स, NaOH बनाने में, पेपर, पेन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं। हाँ जी, तो NaCl इसका MP, मैं तो आपसे बार बार कहता रहा हूं कि जिनके भी करेक्टर में आयनिक करेक्टर आ गया, ठीक है ना, उसके MPBP हाई हो जाएंगे। तो ये 1081, अगर मैं इसको 1073 भी करता हूं तो ये 800 डिग्री के आसपास हो गया। तो उसके बाद का डिफरेंस है 8 का, तो ये 808 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होएगा। पानी में ठीक ठाक घुलता है, 100 ग्राम पानी में ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 36 ग्राम घुलता है, 36 ग्राम। सोलिबिलिटी ठीक ठाक है। सॉल्यूशन चैप्टर में जाओगे तो वहां सॉलिड का लिक्विड में सोल्यूबिलिटी पे कमेंट्स डाल रखे हैं। उन्होंने कहा कि इस पे कोई टेम्परेचर बढ़ाने से
सोल्युबिलिटी पे कोई खास इंपैक्ट नहीं आता है। दूसरी बात, हमारे इंडिया में मेन सोर्स जो NaCl का है वो है सी वाटर। इंडिया में जो मोस्ट अबंडेंट सोर्स है वो है सी वाटर। 2.7 से 2.9% लगभग 50 लाख टन हम नमक इसी मेथड से निकालते हैं, मतलब सी वाटर का एवोपरेशन करके। फिर उसके बाद ब्राइन का क्रिस्टलाइजेशन करवाएं। आपको पता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज नोन एज ब्राइन। तो क्रूड NaCl निकलेगा और ये फिर PMT में क्वेश्चन आ रहा है, हमारे लालू जी इसको बता देंगे। तो इसको याद करने का मैंने तरीका बनाया है क्या, कि हार्डनेस ऑफ वाटर की वजह क्या है। कैल्शियम के क्लोराइड सल्फेट वो है, मैग्नीशियम का क्लोराइड सल्फेट तो क्लोराइड है, सल्फेट उसमें नहीं है, उसकी जगह पर सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है। तो हार्डनेस के 4 में से 3 कंपोनेंट इसमें है, सिर्फ मैग्नीशियम के सल्फेट को छोड़कर। ये हमारा नीट का क्वेश्चन है। चलो जी, फिर हमें देखना क्या है, जो CaCl2 और MgCl2 है, आपको पहले भी बताया इनका नेचर क्या होता है। ये वाटर क्रिस्टलाइन फॉर्म में अपने साथ अटैच करते हैं। तो CaCl2 MgCl2 डिलिक्विसेंट है, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। होएगा क्या, ये जो आपका क्रूड ऑयल है, ठीक है, इसको पानी की एक सैचुरेटेड सी अमाउंट लेकर फिल्ट्रेशन करवा देना है। तो होगा क्या, जो इनसोल्यूबल है वो तो अलग हो जाएंगे इंप्योरिटीज। फिर एक कॉमन आयन इफेक्ट का आपने नाम सुना होगा, जब कॉमन आयन इफेक्ट का नाम आपने सुना होगा, जब कभी भी सेम टाइप के आयन सॉल्यूशन में हो तो सोल्युबिलिटी डाउन जाने लगती है। तो हमारे पास NaCl और HCl कॉमन आयन, तो NaCl का क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन, NaCl का प्रेसिपिटेशन, ठीक है जी। और जो ज्यादा घुलने वाले कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड हैं वो उस सॉल्यूशन में ही रह जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्रूड NaCl से NaCl का सेपरेशन कर लेंगे। वापस बताऊं, आपने उसको एक इनफ अमाउंट ऑफ पानी में डालना है, ठीक हो गया। फिर जो फिल्ट्रेशन करवा देना है, ठीक है। जो इंप्योरिटीज है इनसोल्यूबल वो अलग रह गई, ठीक है। फिर अब हमें देखना है कि जो नमक है उसमें जैसे आप HCl डालोगे कॉमन आयन इफेक्ट आएगा, NaCl का प्रेसिपिटेशन, जबकि CaCl2 MgCl2 मच मोर सोल्यूबल होने की वजह से वहीं टिके रह जाएंगे। बाकी वो NaCl के बारे में सिंपल सी बात कर रहा है कि क्या यूज है, तो मैंने बोला था टेबल सोल्ट है, डोमेस्टिक पर्पज में इसको नमक को हम खाते पीते रहते हैं। और Na2O2 सोडियम के कंपाउंड्स में Na2O2 NaOH और Na2CO3 बनाने में इसका यूज हम कर लेते हैं। किसका जी, आपका नमक NaCl। अगला टास्क आपके पास है NaOH। तो NCERT लिखती है सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने का जो तरीका है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl करेंगे। तो यहां मैं बच्चों को अवेयर होने के लिए बोलता हूं, क्योंकि यहां साइंटिस्ट का नेम आ रहा है कास्टनर केलनर सेल। कास्टनर केलनर सेल। तो पीछे था सोलवे प्रोसेस जो वॉशिंग सोडा बनाने को लेकर था। NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कास्टनर केलनर सेल, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल रहा हूं। अब ब्राइन सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, तो प्रोसेस क्या है जी, प्रोसेस में हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl को ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया। ब्राइन सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग अ मरकरी का आपने कैथोड आपको पता है नेगेटिव होता है, मरकरी का कैथोड, और कार्बन का आपने लिया जी एनोड, आपको पता है प्लस होता है। तो ब्राइन में कौन है जी, Na प्लस H प्लस Cl माइनस OH माइनस, ठीक होगी बात, Cl माइनस OH माइनस। तो अब इन दोनों में कॉम्पिटिशन होगा, कॉम्पिटिटिव डिस्चार्जिंग। तो सोडियम मेटल डिस्चार्ज्ड, सोडियम मेटल कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड, मरकरी के कैथोड पे। याद करने का आसान तरीका भी हो सकता है कि कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड, कैथोड किसका बना हुआ है, मरकरी का, तो वहां सोडियम अमलगम बन जाएगा, सोडियम मेटल डिस्चार्ज एट द कैथोड कंबाइंस विद मरकरी टू फॉर्म सोडियम अमलगम। क्लोरीन गैस, ये तो चलो हमें एक
SNOCBI, अगर आप मेरे साथ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रहे हो तो वहां मैंने एक तरीका बनाया हुआ है SNOCBI। ये डिस्चार्जिंग का इंक्रीजिंग टेंडेंसी है, तो क्लोराइड डिस्चार्ज होएगा तो वहां क्लोरीन से क्लोरीन मोलिक्यूल बन जाएगा। चलो ये तो ठीक है, क्लोरीन मिल गया। लेकिन जो सोडियम अमलगम है जो लिख रहा है, क्लोरीन इवोल्व हो गई, एनायन एनोड पे जाकर इवोल्व हो गया, तो उसने लिखा द अमलगम इज ट्रीटेड विद वाटर। जो आपका अमलगम बना NaHG, सोडियम अमलगम जो बना इज ट्रीटेड विद वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको पानी से ट्रीटमेंट करवाया, मरकरी वर्करी आपका अलग हो गया, सोडियम हाइड्रोजन रिलीज कर गया और NaH आपके पास बन गया है। द अमलगम इज ट्रीटेड विद वाटर टू गिव NaOH एंड हाइड्रोजन गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट कलर का है, बिल्कुल है जी, ऐसा लिखा गया था पहले भी, अगर आपको याद हो तो हमारी इसी वीडियो में। ट्रांसलूसेंट, थोड़ा सा आपको धुंधला धुंधला सा ये सॉलिड मिलता है। MP इसका ठीक ठाक है 591 केल्विन, ठीक हो गया। इट इज रेडली सोल्यूबल इन वाटर, आराम से घुलेगा। टू गिव अ स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन, क्योंकि नेचर में बेसिक है, तो ये बातें ऐसी जो काटी जा सकती हैं, याद हो जाती है परमानेंट। क्रिस्टल्स ऑफ NaOH आर डीलिक्विसेंट। NaOH नेचर वाइज डीलिक्विसेंट है। डीलिक्विसेंट का मतलब समझते हैं पानी को सोखने वाला। द NaOH सोल्यूशन एट द सरफेस रिएक्ट विद CO2, ये CO2 को भी ऑब्जर्व करता है लाइक KOH इन द एटमोस्फियर टू फॉर्म Na2CO3, जिसको आपको ज्यादा याद करने की नीड नहीं है कि NaOH KOH सेम कैटेगरी के प्राणी है, ये काम करेंगे CO2 को एब्जॉर्ब करने का। इसके अलावा जो NaOH के यूजेस हमारे पास हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या किया, ब्राइन लिया, कौन है उसमें Na+ है, और कौन है पानी का H+ है, एनायन कौन है Cl- है, OH- है। एनायन कौन रिलीज होएगा, क्लोराइड कहां होएगा, एनोड पे। Na और H+ में से डिस्चार्ज पोटेंशियल इन द प्रेजेंस ऑफ मरकरी कम है सोडियम का, वो जाकर हमारे कैथोड पे डिस्चार्ज होगा मरकरी पे NaHG, पानी से रिएक्शन करा के NaOH निकाल लो बाहर, सिंपल। सोप बनाने में आपको पता है हार्ड्स ऑफ सोडियम पाल्मिटेट है। पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क, नंबर ऑफ केमिकल्स में लिख नहीं रहा बोर्ड पे इसको। पेट्रोलियम रिफाइनिंग, बॉक्साइट के प्यूरिफिकेशन में याद करो हमारा प्रोसेस था मेटलर्जी में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मर्सराइजिंग द कॉटन फाइबर्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर फैट एंड ऑयल्स एज द लेबोरेटरी रिएजेंट। तो मैं इसको ज्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा, मैं सीधा सीधा लास्ट एंड फाइनल कंपाउंड की तरफ बढ़ रहा हूं, जिसको आप क्या बोलते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोलवे प्रोसेस में ये हमारा 3rd नंबर पे बन गया था। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नोन एज बेकिंग सोडा। पहली बात, इन भाई साहब को हमने बेकिंग सोडा बोल दिया है, ठीक है जी, बिकॉज इट डिकम्पोजेज इन हीटिंग टू जनरेट बबल्स ऑफ CO2। जैसे इसको हीट करोगे, तो जैसे हीट करोगे तो ये आपको पता है वॉशिंग सोडा बनाता है, साथ में CO2 वाटर है, तो ये पफीनेस लेकर आते हैं केक के अंदर, पेस्ट्री के अंदर, लिविंग होल्स इन केक और पेस्ट्रीज एंड मेकिंग देम लाइट एंड पफी या प्लफी, ठीक है जी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने का तरीका, बाय सैचुरेटिंग अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद CO2। मैंने सोडियम, अगर इसके MOP की बात करूं तो Na2CO3 को हमने सैचुरेट करवाया है किसके साथ, विद CO2। आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको ढेरों बार बताया, हर चैप्टर में बताया कि अगर मुझे कार्बोनेट की टेस्टिंग कही जाए तो मैं सबसे पहले उसके अंदर डाइल्यूट HCl वगैरह डालता हूं, CO2 निकलता है, फिर वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर के साथ मिल्कीनेस देता है, फिर मैं लगातार CO2 फ्लो करता हूं तो वहां मिल्कीनेस डिसअपियर ड्यू टू बाइकार्बोनेट होती है। तो ये तरीका हमारे पास बनने का हो गया। द व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर ऑफ NaHCO3 बीइंग लेस सोल्यूबल गेट्स प्रेसिपिटेटेड, ये सोलवे प्रोसेस में लाइन लिखी हुई थी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3 इज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर स्किन इंफेक्शंस, ये आप लिख सकते हो माइल्ड एंटीसेप्टिक। कौन, बेकिंग पाउडर। इट इज यूज्ड इन द एक्सटिंग्विशर, क्योंकि CO2 रिलीज करेगा। अब हमारा जो फर्स्ट ए है उसका जो लास्ट पार्ट है वो है बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस, वो है बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस। तो सम इंपोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम को यहां से काट दिया जाए और फर्स्ट ए के लास्ट पार्ट पे चला जाए, दैट इज द बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ द
सोडियम एंड पोटेशियम। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में आपको मिलेगा एक टिपिकल मैन में जो कि 70 किलो का है, उसमें सोडियम पोटेशियम 90 और 170 ग्राम है। जो सोडियम है वो 90 है, सोडियम कम नंबर पे आता है कम है, और पोटेशियम ज्यादा नंबर पे आता है तो ज्यादा है। सोडियम 11 नंबर पे आ रहा है तो ये 90 ग्राम है, जबकि पोटेशियम जो आपका 19 नंबर पे आ रहा है 170 ग्राम है। और अगर आयरन और कॉपर से कंपेयर करो तो मच 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 हायर है। सोडियम प्लस जनरली ब्लड प्लाज्मा या इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स में बाहर साइड आउटसाइड मिलते हैं, और अगर मैं ब्लड प्लाज्मा में Na+ देखूं तो 143 मिलीमोल पर लीटर है, जबकि पोटेशियम 5 मिलीमोल पर लीटर है। और विद इन आरबीसी की बात करूं तो उल्टा हो जाएगा प्रोग्राम, Na+ कम हो जाएंगे 10 मिलीमोल और पोटेशियम हो जाएंगे 105 मिलीमोल। कुल मिलाकर विद इन द सेल के अंदर के ज्यादा है और बाहर Na ज्यादा है। सेल के अंदर के ज्यादा है और बाहर Na ज्यादा है। और Na क्या काम करता है जी? ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स, वाटर के फ्लो को रेगुलेट करता है, और शुगर अमाइनो एसिड का सेल में ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज करता है। तो इन्होंने कहा सोडियम आयंस आर फाउंड प्राइमरली ऑन द आउटसाइड ऑफ सेल, जैसा मैंने आपको बताया, सेल के बाहर सेल से बाहर, सेल से बाहर सोडियम, सेल के अंदर के ज्यादा है। Being located in blood plasma and interstitial fluid which surrounds the cell, the ions participate in the transmission of nerve signal, बताया मैंने आपको, वाटर फ्लो को रेगुलेट करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ शुगर और अमाइनो एसिड का सेल में रेगुलेट करता है। सोडियम एंड पोटेशियम ऑल्दो सो सिमिलर केमिकली, वो तो पता ही है फर्स्ट के मेंबर है, डिफर क्वांटिटेटिवली, जैसा कि मैंने आपको क्वांटिटेटिवली बताया कि अलग अलग हैं, टू पेनिट्रेट द सेल मेम्ब्रेन्स in their transport mechanism and in their efficiency to activate enzymes। इसमें थोड़ी सी इनमें डिफरेंस होता है। वैसे केमिकली सिमिलर है लेकिन क्वांटिटेटिवली ये डिफर है इन देयर एबिलिटी टू पेनिट्रेट सेल मेम्ब्रेन। तभी तो बोला सेल के अंदर के ज्यादा, सेल से बाहर सोडियम ज्यादा। इन देयर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म एंड इन देयर एफिशिएंसी टू एक्टिवेट द एंजाइम, अलग अलग है वो। वैसे केमिकली वो कह रहा है कि नियरली सेम है, फर्स्ट के मेंबर है। The potassium ions are the most abundant cations within cell fluid, के अंदर के ज्यादा, whereas they activate many enzymes, participate in the oxidation of glucose to produce ATP। आप बायो पढ़ते हैं तो थोड़ा सा उस पर आप जोर मार लेना। And with sodium are responsible for the transmission of nerve signal। मैंने आपको बताया था नर्व सिग्नल का ट्रांसमिशन सोडियम प्लस देखता है। There is very considerable variation in the concentration of sodium and potassium ions। ये मैंने आपको एग्जैक्ट डेटा बता दिए जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं। These ionic gradients difference of the concentration demonstrate that a discriminatory mechanism, जिसको हम सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं, ऑपरेट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सारे सेल मेम्ब्रेन पे ऑपरेट होती है, which consumes more than 1/3 of ATP, which consumes more than 1/3 of ATP used by a resting animal and about 15 kg per 24 hours in a resting human। ठीक है जी, 1/3 15 किलो का 24 घंटे में एक रेस्टिंग ह्यूमन में ये एटीपी 1/3 खा जाते हैं सोडियम पोटेशियम पंप में। सेल से बाहर सोडियम, सेल के अंदर पोटेशियम। अगर सोडियम पोटेशियम पंप आप नर्व सिग्नल में पढ़ते हैं बायो में तो फिर ये आपका कंफर्ट जोन है। ठीक है जी, तो ये हमारा वीडियो थोड़ा सा क्वालिटी हायर होने से ज्यादा जीबी के बन रहे हैं, तो इसलिए पार्ट 1 आएगा, पार्ट 2 आएगा और पार्ट 3 सेकंड ए का आएगा, जो बहुत छोटा है। बस फर्स्ट डे पे प्रॉपरली जोर मार लें आप लोग, तो आपका 2 घंटे का फर्स्ट डे का बन गया, 1 घंटे का सेकंड डे का बनेगा। तो केमिस्ट्री वाले सर को देखते रहिए और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मैं इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहा हूं। थैंक यू।